बस हो गया। इसके इसके जितना कोई कुछ है, 2-3 चैप्टर शेयर कैपिटल भी बड़ा है। हाँ, बड़े करवाएँगे। ये मैनेजमेंट हो जाए उसके शेयर कैपिटल उठाएँगे। ठीक है, मज़ेदार। बच्चे इतने होशियार हो ना, इतने होशियार बच्चे हो ना कि मेरा मन नहीं करता कि छोटे चैप्टर कराऊँ आप लोगों को। बड़े-बड़े चैप्टर इस महीने चलेगी बस, 31 दिसंबर। न्यू ईयर से आप आ जा दो फिर हफ्ते में 3 दिन। हाँ, सही कह रहे हो। बाकी देखते हैं, हो सकता है कभी-कभी बीच में ऐड ऑन करते रहेंगे। 3 दिन में मज़ा नहीं आता ना थोड़ा-सा, क्योंकि हम पढ़ते भी 1.5 घंटा ही है। उसमें भी 1 घंटा 15 मिनट इफेक्टिव होती है। तो इससे बढ़िया थोड़ा ज़्यादा क्लासेस करें। एक ऑप्शन है कि इस 1.5 घंटे को बढ़ा के 2 ढाई घंटे करें। हफ्ते में 3 दिन, पर टाइम ज़्यादा। क्योंकि मैंने ये देखा कि कोर्स में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कम वो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो इससे बढ़िया है कि डेली क्लास लें। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। चलो जी, आ जाते हैं सेक्शन 90। पिछली क्लास में आपको बता दिया था इस सेक्शन के बारे में कि छोटा-मोटा सेक्शन नहीं है, बहुत खतरनाक सेक्शन है। 89 हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बेस हमारा बन चुका है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। 89 में कुछ नहीं था, 3 फॉर्म थे कौन-कौन से? 4, 5, 6। ठीक है जी। एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, एक होता है बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड मतलब जिसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है। बेनिफिशियल का मतलब जिसको बेनिफिट जा रहे हैं। मतलब वो होल्डिंग नहीं कर रहा पर बेनिफिट उसको जा रहे हैं जी सारे, तो वो कौन है? बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर बताएगा 30 दिन के अंदर फॉर्म होगा एमजीटी 4। बेनिफिशियल ओनर भी बताएगा 30 दिन के अंदर फॉर्म होगा। दोनों ने किसको बता दिया? कंपनी को। कंपनी किसको बताएगी? रजिस्ट्रार को। फॉर्म होगा एमजीटी। ठीक है जी, ये क्या था हमारा सेक्शन 89। वहां पे वर्ड क्या यूज हुआ था? एनी पर्सन। क्या वर्ड यूज हुआ था? एनी पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन भी, आर्टिफिशियल पर्सन भी, बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या हो सकता है? बेनिफिशियल ओनर हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। क्या पढ़ेंगे जी? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सेक्शन कौन सा है? 90। ठीक है जी, खतरनाक सेक्शन। और कोशिश करेंगे आज इसको पूरा पढ़ लें अच्छे से, कोई डाउट आगे आके आपको भी ना आए, फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई सेक्शन को। ठीक है जी, एज पर सेक्शन 90 स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 90 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन है जी 90। एवरी एसबीओ, हर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर is required to disclose the nature of his interest and other particulars within the prescribed period of time। prescribed कहाँ पे होगा? अभी सेक्शन से इतना ही समझ आ रहा है कि हर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को क्या करना है? जो टाइम रूल्स में बताया हुआ है उसके हिसाब से कंपनी को डिस्क्लोजर दे देना है। क्या दे देना है जी? डिस्क्लोजर दे देना है। किसको? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर पीछे पढ़ के आए थे, यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया है। मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं है अभी, ये सिग्निफिकेंट है बेनिफिशियल ही, लेकिन है क्या ये? सिग्निफिकेंट मतलब इसके पास कुछ ज्यादा होल्डिंग, मोटी, मतलब ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है लेकिन एक अलग लेवल पे कर रहा है। ये जो सेक्शन आए हैं किस लिए आए हैं? मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए आए हैं ना, कि कोई छुपा हुआ ना रहे। इसके लिए आए हुए हैं ये। इस केस में बंदा छुपा हुआ है और उसके पास सिग्निफिकेंट पोर्शन भी है। ठीक है जी। विच इन टर्न विल इन्फॉर्म द सेम टू द रजिस्ट्रार। और कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी? रजिस्ट्रार। मतलब कॉन्सेप्ट वही चल रहा है सेक्शन 89 वाला ही, बस एक वर्ड ऐड हो गया है सिग्निफिकेंट। नहीं, इन दिस कनेक्शन एमसीए हैज इशूड कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स 2018। इसके लिए एमसीए ने रूल्स भी बना दिए। कौन से? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स 2018 which deals with the identification and reporting in connection with the SBO। उन रूल्स में लिखा हुआ है जी कैसे एसबीओ को आइडेंटिफाई करना है, एसबीओ कौन है, कैसे उसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे कंपनी को रिपोर्टिंग करनी है। अब इस सेक्शन की रेलिवेंस यहीं से पता लग जाती है कि जो सेक्शन 90 है, चैप्टर कौन सा है? मैनेजमेंट, लेकिन रूल्स कौन से हैं? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स। मतलब कुछ चैप्टर के रूल्स इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर अलग से रूल्स एमसीए ने बनाए हैं। रूल्स 2018 में भी आए हैं, इसके बाद में रूल्स 2019 में भी आए हैं। जो अभी चल रहे हैं वो कौन से? 2019 वाले। ठीक है जी, ये सेक्शन में लिखा हुआ है ना, इसके बाद में नए रूल्स आ गए। तो अब बात ऐसी है कि हम एक एक लाइन पढ़ेंगे इसमें से, जो हमारे इसमें लिखा हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट पूरा सेक्शन लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट सारे रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ रूल्स के इसमें मिसिंग है, कुछ चीजें इसमें नहीं डाली। अगर ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट करना होगा तो हम वो रूल्स भी पढ़ेंगे जो इसमें नहीं लिखे गए।
अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना होगा तो हम उन रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन जो आपके मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है वो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्लियर है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द टर्म सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 90। कहां पे डिफाइन किया हुआ है? सेक्शन 90 में। एवरी इंडिविजुअल, भाई अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, पहला वर्ड क्या आ गया है? इंडिविजुअल। मतलब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन बनेगा? सिर्फ इंडिविजुअल ही बनेगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन बन पा रहा था? एनी पर्सन, पर्सन बन पा रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन, या तो वो अकेले है और टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट। देखो वर्ड आ गया पर्सन, क्या वर्ड आ गया है? पर्सन। अकेला इंडिविजुअल मतलब बनेगा तो इंडिविजुअली, लेकिन वो अकेला भी बन सकता है और किसी के साथ में मिलकर भी बन सकता है। और वो साथ वाला कौन हो सकता है? वो पर्सन हो सकता है। वो क्या हो सकता है? पर्सन। मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, ठीक है। मतलब मैं अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनना चाह रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास अकेले के पास सिग्निफिकेंट ओनरशिप हो, या फिर किसी के साथ मिलके मेरे पास क्या हो? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, ठीक है जी। इंक्लूडिंग अ ट्रस्ट एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जब पर्सन लिख दिया इसमें ट्रस्ट भी आ गया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी आ गई, जिस सब कवर्ड है इस पर्सन में, सब आ गई। कंपनी भी आ गई आपकी, फॉरेन कंपनी भी आ गई, एलएलपी भी आ गई, पार्टनरशिप फर्म भी आ गई। अभी के लिए इसके अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है जी। होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट, वो इंडिविजुअल क्या होल्ड करता है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, या तो अकेले करता है या फिर दूसरे पर्सन के साथ मिलकर करता है। उस पर्सन में ट्रस्ट भी आ गए हैं, ठीक है जी। ऑफ नॉट लेस देन 25%, इतने से कम ना हो 25%। ये जो 25% है ना, इसके आगे आप लिख लो FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इसकी हिस्ट्री है। ये 25% कहां से आया? देखो हिस्ट्री में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि हम प्रोविजन पे फोकस करेंगे। G7 कंट्रीज होती है, आपने सुना होगा, कभी मोदी जी गए थे G7 में, इंडिया भी नया ऐड हुआ है। उन्होंने मिलकर एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया सारे वर्ल्ड के लिए कि सबको मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करनी है। उसके लिए ये बनाया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उस FATF ने रिकमेंड किया कि 25% वाला कौन होगा जी? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होगा। किसने रिकमेंड किया है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है? जिसके पास कितना है? नॉट लेस देन 25%। कितना है जी? अब ये 25% क्या है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये शेयर्स है, ये वोटिंग राइट है, ये हम पढ़ेंगे अभी। उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि 25% की उसके बाद ओनरशिप होनी चाहिए, तो वो क्या बनेगा? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ठीक है जी। बेनिफिशियल ओनर हमें पता है क्या होता है। यहाँ पे वर्ड लग गया सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंसी क्या है? 25% एज पर FATF, मतलब उस टास्क फोर्स ने बताया था 25%। तो जब एक टास्क फोर्स जो पूरी दुनिया पे लग रही है, तो हमने भी फॉलो किया उसको, हमने भी अपने सेक्शन में क्या लिख दिया? 25%, ठीक है जी। तो हमारे लिए भी क्या हो गया? 25%। लेकिन आगे एक लाइन और लिख दी, और सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब। कहाँ पे प्रिस्क्राइब होगी? मतलब ये 25% चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? चेंज भी हो सकता है। कहाँ चेंज करेंगे हम? रूल्स में। FATF ने क्या रिकमेंड किया? 25%। हमने अपने सेक्शन में लिखा 25%, या जो रूल्स के अंदर लिखा होगा। रूल्स कौन बनाएगी? मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने रूल्स बनाए, इस 25% को चेंज करके कर दिया 10%। इस 25% को चेंज करके क्या कर दिया? 10%। अब बताओ, क्या बाकी दुनिया स्ट्रिक्ट है, FATF स्ट्रिक्ट है, या हम स्ट्रिक्ट हो गए सबसे ज्यादा? रूल्स में इस 25% को लिख दिया 10%। रूल्स में पावर है ना, MC को पावर दी है रूल्स में। रूल्स में लिख दिया 10%, 25% की जगह क्या लिख दिया? 10%। मतलब बेनिफिशियल ओनर कौन है? सिग्निफिकेंट, जिसके पास 10% होल्डिंग है। कितनी होल्डिंग है? 10%। तो क्या इंडिया सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, या फिर FATF की रिकमेंडेशन स्ट्रिक्ट? इंडिया सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। 25 से कम, हमने तो 25 से कम वाले को भी पकड़ लिया। हमने किसको पकड़ लिया? हमने 10 वाले को पकड़ लिया। हम 11 वाले को भी पकड़ेंगे, 12 को भी पकड़ेंगे, 13 को भी पकड़ेंगे। लेकिन FATF कितना कह रहा था? 25 से ऊपर वाला, नॉट लेस देन 25, मतलब 25 या 25। और हमने कितने कर दिया? 10%। तो भाई हम सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग को सबसे ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। और हमने कितना रिकमेंड कर दिया है रूल्स में? 10%। तो हमारे लिए SBO 25% नहीं है, हमारे लिए SBO कितना है? 10%। मतलब छोटा सा आदमी जो 10% भी होल्ड करेगा, 11 भी होल्ड करेगा, 12 भी करेगा, वो भी क्या है हमारे लिए? SBO, ठीक है जी। SBO होना कौन चाहिए? इंडिविजुअल। कौन होना चाहिए?
इंडिविजुअल ही होगा, ठीक है जी। अकेला भी होल्ड कर सकता है कितना, 10% या उससे ज्यादा, या किसी के साथ मिलके भी होल्ड कर सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन सबको याद है ना, 4 करोड़ 40 करोड़। वहां पे भी रूल्स में पावर थी, कहाँ पावर थी रूल्स में, सेक्शन में तो कुछ और लिखा हुआ है, रूल्स में तो बढ़ा के उसे बढ़ाया ना 4 करोड़ 40 करोड़, और रूल्स में भी और भी पावर है, तो वैसे भी यहाँ पे भी पावर दी हुई थी। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि इससे ज्यादा कम, इन्होंने इसको कम कर दिया 25 से सीधा 10 पे लिया। हम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, हम क्या हो गए हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी और द राइट, अब देखो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, इसको यहाँ से ना पढ़ के सीधा नीचे आ जाओ, रूल्स के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है इनको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, वहां से ज्यादा समझ आएगा, ठीक है जी। एसबीओ इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल, ये मैं रूल पढ़ रहा हूँ, इज एन इंडिविजुअल। एसबीओ कौन होने वाला है, इंडिविजुअल होने वाला है। हु एक्टिंग अलोन, मतलब अकेला भी हो सकता है, और टुगेदर, या क्या होगा, किसी के साथ मिलके। टुगेदर में कौन आ जाएगा, यहाँ पे पर्सन आ जाएंगे, यहाँ कौन आ जाएंगे, पर्सन इंक्लूडिंग ट्रस्टी। थ्रू वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट पोजेस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, जिनके पास क्या होगा, ये नीचे जो दिया हुआ है वो होना चाहिए, और वो कितनी लिमिट है, 10%। वो कितनी है जी, 10%। ट्रस्ट और पर्सन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग राइट और इंटाइटलमेंट इन द रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी कौन सी कंपनी है, जो रिपोर्ट करेगी, जो क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। रिपोर्टिंग कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करने वाली है। क्या MGT4 MGT5 आया था, तो MGT6 में कंपनी ने रिपोर्ट किया था, नहीं किया था, सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी बैन आएगा, और कंपनी क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी, तो कंपनी क्या बन जाएगी, रिपोर्टिंग कंपनी। एक इंडिविजुअल या तो अकेले या किसी और के साथ मिलके, वो कोई और कौन हो सकते हैं, वो पर्सन हो सकते हैं, क्या करे, ये नीचे दिए गई चीजें करे, इनमें से कुछ एक करे या एक से ज्यादा करे, सबके बीच में क्या है, और है, सबके बीच में क्या है, और है। पहली कंडीशन, होल्ड्स इनडायरेक्टली और टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग। यहाँ पे एक लाइन लिख लो, इनडायरेक्ट होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है, इनडायरेक्ट होनी जरूरी है, लिख लो यहाँ पे, इनडायरेक्ट होनी जरूरी है। अब एक बात सोचो, डायरेक्ट होल्डिंग का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट होल्डिंग की। आपसे पूछता हूँ डायरेक्ट होल्डिंग क्या होती है। अगर ये रजिस्टर्ड ओनर है, ठीक है जी, इन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो इस होल्डिंग को क्या बोलूंगा मैं, डायरेक्ट होल्डिंग। ये डायरेक्ट है ना, सार्थक के पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट जा रहा है, कौन सी होल्डिंग है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट होनी जरूरी है ना बेनिफिशियल ओनर बनने के लिए, तभी तो ये कॉन्सेप्ट आएगा ना। तो इनडायरेक्ट होल्डिंग जरूरी है, चाहे इनडायरेक्ट होल्डिंग 1% की, इनडायरेक्ट होल्डिंग कितने की हो, चाहे 1%, लेकिन इनडायरेक्ट होना जरूरी है। तो इन्होंने भी ये लिख दिया, होल्ड्स इनडायरेक्टली नॉट लेस देन 10%। इनडायरेक्टली कितना होल्ड करे, 10% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 10%, मतलब 10 या 10 से ज्यादा। क्या चीज होल्ड करे, शेयर्स। क्या होल्ड करे, शेयर। बीच में लिखा हुआ है टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग, मतलब इनडायरेक्ट तो है, इनडायरेक्ट के साथ में डायरेक्ट भी है, हो नहीं सकता ऐसा। सार्थक के पास क्या डायरेक्ट होल्डिंग नहीं हो सकती, हो सकती है ना। इनडायरेक्ट 1% है, डायरेक्ट 9% है, क्या ये एसबीओ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। इनडायरेक्ट होना जरूरी था, 1% आ गया, डायरेक्ट कितनी है, 9%, टोटल कितनी हो गई, 10%। अगर 10% ऑफ शेयर्स आ जाए, चाहे इनडायरेक्टली आए चाहे डायरेक्टली आए, लेकिन डायरेक्टली में कुछ कंपोनेंट इनडायरेक्ट का होना ही चाहिए, तो इनडायरेक्टली तो जरूरी है, चाहे इनडायरेक्टली कितना भी छोटा हो, लेकिन इनडायरेक्टली होना चाहिए। अगर खुशबू 10%, खुशबू 50% होल्ड करती है, रजिस्टर्ड ओनर भी यही है, ये बेनिफिशियल ओनर ही नहीं है, डायरेक्ट होल्डिंग है, तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। आपके पास इनडायरेक्ट होल्डिंग है और साथ में डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट 1% है, डायरेक्ट 9 है, 10 है, आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन जाओगे। तो 10% की लिमिट देखनी है, इनडायरेक्टली होना ही चाहिए, डायरेक्ट के साथ में भी हो सकता है। सेक्शन में लिखा हुआ है ना, सेक्शन में लिमिट्स अलग नहीं होती, फिर हम रूल्स में प्रिस्क्राइब करते हैं, तो रूल्स में प्रिस्क्राइब करती है 10%, तो आप किसको मानेंगे, एट प्रेजेंट 10% मान के चलेंगे, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, होल्ड इनडायरेक्टली, फिर से लिखा हुआ है होल्ड इनडायरेक्टली नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग राइट। कंपनी ने डीवीआर भी तो इशू कर सकती है ना कंपनी, तो 10% वोटिंग राइट, कितने, 10%, नॉट लेस देन 10% क्या हो, वोटिंग राइट हो, या तो शेयर्स हो 10% या 10% वोटिंग राइट हो। देखो यहाँ पे शेयर्स की डेफिनेशन अलग है, अभी जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो देखेंगे शेयर्स में क्या क्या आ रहा है। इसमें इक्विटी शेयर और कन्वर्टिबल भी आ जाता है इसमें, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जो कि किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स। तो इसके आगे लिखना चाहो तो लिख लो, इक्विटी शेयर्स भी आ जाएंगे, और जो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं वो आ जाएंगे।
आपके इसमें नहीं है, पर मैं आपको उससे पढ़वा दूंगा, लेकिन आप इसके आगे लिख लो, इतना अंदर अभी नहीं घुसते हम, इसके आगे लिख लो, इसमें कन्वर्टिबल आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी साथ में, कन्वर्टिबल आ जाएगा, जो कन्वर्ट होने वाले हैं कल को इक्विटी के अंदर वो आ जाएंगे जी इसके अंदर। और जब मैं कन्वर्टिबल बोलता हूँ तो इसका मतलब है कंपल्सरी कन्वर्टिबल। कल को डिबेंचर किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, इक्विटी में, वो प्रेफरेंस शेयर किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, इक्विटी में, तो कंपल्सरी कन्वर्टिबल भी आ जाता है इसके अंदर। या वो नहीं आ रहा इसमें, ऑप्शन वाला नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसमें कंपल्सरी आ रहा है एज पर डेफिनेशन, ठीक है जी। तो शेयर्स कितने होने चाहिए, 10% मिनिमम, मतलब 10% तो चाहिए चाहिए। वोटिंग राइट कितनी होनी चाहिए, 10% मिनिमम। फिर आता है तीसरा पॉइंट, सबके बीच में क्या है, और है, इनमें से कोई भी हो गया ना, आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन जाओगे। हैज द राइट टू रिसीव or participate in not less than 10% of the total distributable dividend or any other distribution in a financial year through indirect holding alone or together with any direct holding। मतलब आपको एक साल में जितना डिविडेंड मिला है उसमें से 10% डिविडेंड किसको मिल रहा है, आपको मिल रहा है। मिनिमम 10% डिविडेंड किसको मिल रहा है, बेनिफिशियल ओनर को मिल रहा है, चाहे अपनी डायरेक्ट होल्डिंग से मिल रहा हो, चाहे अपनी इनडायरेक्ट होल्डिंग से मिल रहा हो, या इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट के साथ में मिल रहा हो, लेकिन वो 10% अगर हो गया तो आपके बन गए एसपी। मेरे को 1% डिविडेंड मिल रहा है इनडायरेक्ट पे, 1% कितने पे मिल रहा है, इनडायरेक्ट पे। 9% मिल रहा है डायरेक्ट होल्डिंग पे, क्या मैं एसबीओ बनूंगा, बिल्कुल बन जाऊंगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, थ्रू इनडायरेक्ट होल्डिंग और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग, तो डायरेक्ट होल्डिंग के साथ में भी हो सकता है, लेकिन मुझे खाली डायरेक्ट होल्डिंग से 10% मिल रहा है, मैं कभी एसबीओ नहीं बनूंगा, इनडायरेक्ट होल्डिंग होना जरूरी है। तो 3 कंडीशन है, पहली हो गई शेयर्स, दूसरी हो गई वोटिंग राइट्स, तीसरी हो गई डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड। डिविडेंड जो मिल रहा है तीनों में लिमिट कितनी है, 10%। अगला पॉइंट, हैज द राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअली एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अंडरलाइन कर लो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इन एनी मैनर अदर देन थ्रू डायरेक्ट होल्डिंग। अदर देन डायरेक्ट होल्डिंग अलोन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अलोन, ठीक है जी। आप क्या कर पा रहे हो, आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, या फिर आप क्या कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो। किससे कर पा रहे हो ये काम, या तो इनडायरेक्ट अलोन या फिर इनडायरेक्ट टुगेदर विद डायरेक्ट, ठीक है जी। 4 कंडीशन ही है एसबीओ बनने की। पहली क्या हो गई, शेयर्स, दूसरी क्या हो गई, वोटिंग राइट, तीसरी क्या हो गई, डिविडेंड, तीनों में लिमिट 10%। लास्ट क्या है, मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ या मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब देखो दोनों वर्ड नए हैं आपके लिए, ना आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पता है, ना आपको कंट्रोल पता है, दोनों की डेफिनेशन दे रखी है, अभी हम पढ़ेंगे वो भी। या मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर पा रहा हूँ, कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कैसे, इनडायरेक्ट होल्डिंग से, अकेले से, या फिर इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट। तो क्या चीज जरूरी है, इनडायरेक्ट होल्डिंग होना जरूरी है। क्लियर है जी। हाँ, देखो अभी इसको साइलेंट रखो, इतना मत घुसो इसके अंदर अभी, इसको भी साइलेंट रखते हैं। अभी तक हम कितना पढ़ेंगे, 10% शेयर्स, 10% वोटिंग राइट, 10%, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको बना देते हैं। एक डेफिनेशन है ना बीच में स्किप हो गई है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। सेक्शन में लिखा हुआ था, बंदा क्या होल्ड कर रहा है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 25%। अब ये 25% कितना हो गया है, 10%। ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है, हाँ, हाँ। पीछे पढ़े थे हमने, कहाँ पढ़े थे, पीछे पढ़े थे। बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता ही क्या है, आप ये ओनर है लेकिन बेनिफिट किसको जा रहे हैं, इनको जा रहे हैं। शेयर्स के सारे राइट किसको मिल रहे हैं, इनको मिल रहे हैं। डिविडेंड किसको मिल रहा है, इनको मिल रहा है। एक बार उस बेनिफिशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन पे फिर से चलते हैं, सेक्शन 89 पे आ जाओ फिर से। मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 89, पेज नंबर है जी 7.13, सबसे लास्ट में दिया हुआ है मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। आपके नोट्स में देख लेना, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा, 7.14 पे होगा मेरी। लिया, लिया जी। मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, सेक्शन 89 एंड सेक्शन 90, यहाँ से क्या समझ आ रहा है, दोनों के लिए सेम है बेनिफिशियल इंटरेस्ट, चाहे सेक्शन 89 हो चाहे सेक्शन 90 हो। लेकिन 90 में बेनिफिशियल इंटरेस्ट के आगे वर्ड लग गया क्या, सिग्निफिकेंट, क्या वर्ड लग गया, सिग्निफिकेंट। वहां पे क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंस कब आएगी, जब ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट होगा लेकिन ये 10% से ज्यादा होना चाहिए।
इन अ शेयर इंक्लूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट और अदरवाइज। आपको ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैसे भी मिल सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट से, किसी अरेंजमेंट से, शेयर से, कैसे भी। राइट और इंटाइटलमेंट ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे वर्ड क्या है, सेक्शन 90 में वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 90 में, इंडिविजुअल। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, पर्सन। ये डेफिनेशन किसके ऊपर लग रही है, 89 पे भी लग रही है, 90 पे भी लग रही है। 90 के लिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट में वर्ड क्या आ गया, पर्सन। सॉरी, इस वहां पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे क्या लिख दिया, पर्सन। सेक्शन 90 खाली इंडिविजुअल को कवर कर रहा है, ये डेफिनेशन पर्सन को कवर कर रही है। अब किसको माने, इस डेफिनेशन को माने, या फिर वहां इंडिविजुअल को पर्सन पढ़ ले, या उस इंडिविजुअल को इंडिविजुअली पढ़े और यहाँ पे पर्सन में से खाली इंडिविजुअल को उठा लें फॉर सेक्शन 90 और बाकियों के लिए 89 को छोड़ दें। सेक्शन 90 वाले इंडिविजुअल को क्या पढ़ूं मैं, क्या इंडिविजुअल पढ़ूं या पर्सन पढ़ूं, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिशियल इंटरेस्ट में वर्ड क्या लिखा हुआ है, पर्सन। पर्सन में क्या इंडिविजुअल कवर्ड है या नहीं है, पर्सन में इंडिविजुअल कवर्ड है या नहीं है, बिल्कुल कवर्ड है। सेक्शन 89 के लिए हम इस डेफिनेशन को, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, पर्सन। लेकिन जब मैं सेक्शन 90 पढ़ूंगा तो इस डेफिनेशन को क्या पढ़ूंगा, इंडिविजुअल, क्योंकि स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रीवेल ओवर द जनरल। और सेक्शन 90 क्या है, स्पेसिफिक सेक्शन है जो किसके ऊपर लग रहा है, एसबीओ के ऊपर। एसबीओ के ऊपर लग रहा है तो एसबीओ के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल, और 89 में पर्सन ही चलता रहेगा। अब है क्या बेनिफिशियल इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट है किस चीज का, एक्साइज और कॉस्ट टू बी एक्साइज ऑल और एनी ऑफ द राइट अटैच्ड टू द शेयर। शेयर्स के ऊपर जो राइट है वो किसको मिल गए हैं, आपको मिल गए हैं, या फिर आप डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। ठीक है जी, तो आप क्या, आपके पास क्या आ गया है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट आ गया है। लेकिन सिग्निफिकेंट बनना है तो ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट कितना हो जाना चाहिए, 10%। एज पर रूल्स सेक्शन के हिसाब से कितना था, 25। लेकिन हम फॉलो क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे और 10% को लेके चलेंगे। ठीक है जी, वापस आ जाओ सेक्शन 90 पे। तो जो डेफिनेशन है वहाँ पर्सन लिखा हुआ है, लेकिन हम सेक्शन 90 के लिए उसे इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले कौन आएगा ऊपर, इंडिविजुअल। क्या आएगा जी, क्योंकि इस सेक्शन पे आई क्या रहा है, खाली इंडिविजुअल। या तो अलोन और टुगेदर। टुगेदर में क्या वर्ड आ गया है, पर्सन। क्या आ गया है, पर्सन के आगे लिखा हुआ है ट्रस्ट, या बाहर का भी पर्सन हो सकता है, कहीं का भी पर्सन हो सकता है। ये इंडिविजुअल क्या कर रहा है जी, होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, होल्ड। इसमें एक लाइन मैंने लिखवा दी, इनडायरेक्ट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, इनडायरेक्ट होना जरूरी है। इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है या फिर टुगेदर विद डायरेक्ट। ठीक है जी, क्या होल्ड कर रहा है ये, 25 में लिखेंगे, रूल्स वाला लिखेंगे 10%। 25 हमारे लिए नहीं लग रही है। 10% में क्या क्या आ गया है, शेयर्स आ गया है, वोटिंग राइट आ गया है, डिविडेंड का ऑप्शन आ गया है, या फिर बोलूंगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और किसके अंदर होल्ड कर रहा है ये, रिपोर्टिंग कंपनी। किसमें होल्ड कर रहा है। अब ये एक बात समझ आ रही है कि ये डायरेक्ट तो कर नहीं रहा है, इनडायरेक्ट तो होना ही चाहिए। मतलब इसके और इस कंपनी के बीच में कुछ तो है ना, जिसके थ्रू कर रहा है। यहाँ पे बीच में कुछ है, वहां बीच में क्या है, कुछ है, उसके थ्रू वो रिपोर्टिंग कंपनी में होल्ड। वो कौन है, आरओ। वो कौन है जी, आरओ। वो कौन होगा, आरओ होगा। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये कौन होने वाले हैं। रिपोर्टिंग कंपनी कौन सी कंपनी है, जो फॉर्म फाइल करेगी, रिपोर्ट करेगी किसको, आरओसी को। जो आरओसी को रिपोर्ट करने वाली है वो एक होनी है हमारी रिपोर्टिंग कंपनी। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन कहाँ से उठा ली हमने, सेक्शन 89 से उठा ली है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। इनडायरेक्ट होल्डिंग होना जरूरी है, बिना इनडायरेक्ट होल्डिंग के काम नहीं चलेगा। यहाँ तक क्लियर है। रजिस्टर्ड ओनर कोई और है और बेनिफिशियल ओनर कोई और है। और वो बेनिफिशियल ओनर कितना होल्ड कर रहा है, 10%। शेयर्स, वोटिंग राइट, या फिर डिविडेंड, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर कंट्रोल है किसके अंदर, रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर। इनडायरेक्ट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, इनडायरेक्ट होना जरूरी है। मतलब मेरे बीच में, मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे बीच में कोई और है, उसके बाद कौन आएगी, रिपोर्टिंग कंपनी आएगी। मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली जा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। ये जो समरी लिखी हुई है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम लाइन रिपीट हो रही है।
एक लाइन अंडरलाइन कर लो इसमें, द अमेंडेड रूल्स फर्दर एक्सप्लेन दैट इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट होल्ड एनी इनडायरेक्ट राइट और एंटाइटलमेंट एज मेंशन इन 1, 2, 3 ही विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी एसबीओ। अगर इनडायरेक्ट होल्डिंग नहीं हुई तो वो एसबीओ नहीं बनेगा, खाली डायरेक्ट होल्डिंग है तो एसबीओ नहीं बन सकता, इनडायरेक्ट होनी जरूरी है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन आ गई है, पढ़ लेते हैं क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाज प्रीवियसली नॉट डिफाइंड, पहले डिफाइन नहीं करी गई थी। For the rules hence to provide clarity the following definition has been inserted, अब नई इंसर्ट करी गई है। significant influence means मतलब definition क्या है, बस exclusive है, जो लिखा हुआ है यही significant influence है। the power to participate directly or indirectly in the financial operating policy of decisions of the reporting company। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ आप कुछ कंट्रोल कर रहे हो, क्या कर पा रहे हो आप, पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, अंडरलाइन कर लो पार्टिसिपेट वर्ड को। अगर आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो किस चीज में, फाइनेंशियल डिसीजंस में या ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस में, तो आपका क्या है जी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बट इज नॉट कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल ऑफ दोस पॉलिसीज, कंट्रोल होना कोई जरूरी कंट्रोल डेफिनेशन में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो कंपनी की किसके अंदर, फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर या ऑपरेटिंग पॉलिसीज के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, तो आपका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब एक डेफिनेशन रह गई कंट्रोल की, वो भी हम पढ़ लेते हैं, लिख लो, वो इसमें लिखी भी नहीं है। यस, अभी नहीं किया आज। 2 + 27 कंट्रोल की डेफिनेशन लिख लो एक बारी। कंट्रोल शैल इंक्लूड लिखनी पड़ेगी ये, 4-5 लाइनें। 2 + 27 सेक्शन 2 + 27 कंट्रोल की डेफिनेशन। कंट्रोल शैल इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions, or to control the management or policy decisions exercisable by a person. Control shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, और इन कंसर्ट मतलब मिलके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स और शेयर होल्डर एग्रीमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट और इन एनी अदर मैनर, फोटो भी भेज देंगे, और इन एनी अदर मैनर। देखो ज्यादा हो तो आपके सभी मॉड्यूल 1 होगा नहीं, उसमें कंट्रोल की डेफिनेशन चैप्टर 1 के अंदर दी, ठीक है जी। तो कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है, या तो आप मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रहे हो या कंट्रोल कर पा रहे हो किसको, मैनेजमेंट डिसीजंस को या पॉलिसी डिसीजंस को। देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में खाली क्या था, पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, यहाँ पे क्या कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो। या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर पा रहे हो, अपॉइंट कर पा रहे हो, या मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल कर पा रहे हो। अभी जो आपके पास कंट्रोल आया है ना, ये आया कहाँ से है, या तो आपके अकेले के पास है या आप किसी लोगों के साथ मिलके कर रहे हो,
या तो आप अकेले कर पा रहे हो या किसी लोगों के साथ मिलके कर रहे हो। आया कहाँ से है? या तो आपको अपनी शेयर होल्डिंग से मिल गया है। कहाँ से मिल गया है? शेयर होल्डिंग। आपके पास इतनी शेयर होल्डिंग है, डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्या पास करना पड़ता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ता है? ऑर्डिनरी, मतलब 50% मेजोरिटी चाहिए ना, 50 से ज्यादा। मेरे पास 60% शेयर होल्डिंग है, क्या मैं डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ? मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल। तो कंट्रोल शेयर होल्डिंग से भी आ सकता है, कंट्रोल मैनेजमेंट राइट से भी आ सकता है। किससे आ सकता है? मैनेजमेंट। आर्टिकल्स के अंदर मुझे राइट्स मिले हुए हैं कि मेरे पास क्या राइट है कि मेजोरिटी डायरेक्टर मैं अपॉइंट करूंगा, मैनेजमेंट राइट। या फिर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, दो शेयर होल्डर्स ने एग्रीमेंट बना के मुझे राइट दे दिया है। या फिर कोई वोटिंग एग्रीमेंट है जिसमें मेरे को इतने वोट मिल जा रहे हैं कि मैं 50% से ज्यादा एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ? कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, या फिर मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस में कंट्रोल करना। हाँ जी, वैसे देखे तो कंट्रोल में हो गया, जब बंदा पार्टिसिपेट कंट्रोल ही कर पा रहा है तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट ही कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड फाइनेंशियल नहीं है, मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस है। सिग्निफिकेंट में क्या वर्ड आ गया है? फाइनेंशियल आ गया है। ठीक है जी। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है? जस्ट पार्टिसिपेशन। कंट्रोल का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ मेजोरिटी डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस में कंट्रोल करना। अब ये कंट्रोल आपकी शेयर होल्डिंग की वजह से भी हो सकता है, मैनेजमेंट राइट की वजह से भी हो सकता है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट की वजह से भी हो सकता है, वोटिंग एग्रीमेंट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है जी। नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। अगर मैं इनडायरेक्टली या एक्टिंग विद डायरेक्ट होल्डिंग मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ, क्या कर पा रहा हूँ? पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, या क्या कर पा रहा हूँ? कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगर मैं अपॉइंटमेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से? मेरी इनडायरेक्ट होल्डिंग की वजह से, या फिर इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट की वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर पा रहा हूँ। मेरे पास क्या है? कंट्रोल है। मैं क्या बन गया? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। पार्टिसिपेशन हर कोई नहीं कर सकता। आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो जी। यहाँ पे क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पा रहे हो फाइनेंशियल डिसीजंस में, तो आपके पास है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और अगर आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इनडायरेक्टली, तो आप क्या बन गए? एसबीओ। एसबीओ बनने की चार कंडीशन, पहली क्या? 10% ऑफ शेयर्स, दूसरी 10% ऑफ वोटिंग राइट, तीसरी 10% ऑफ डिविडेंड, और चौथी आप इनडायरेक्टली या टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो या कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मेजोरिटी स्टेक एक बार नहीं पढ़ेंगे हम, अभी फिर आएंगे इस पे बाद में। पहले आ जाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग। ठीक है जी, डायरेक्ट शेयर होल्डिंग क्या है? इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग क्या है? आप खुद बता दो डायरेक्ट शेयर होल्डिंग क्या है? बस आप ही रजिस्टर्ड ओनर हो, आप ही बेनिफिशियल ओनर हो, कोई बेनिफिशियल ओनर नहीं है, तो आपकी होल्डिंग क्या हो गई? डायरेक्ट। यही लिखा हुआ है, लेकिन एक पॉइंट और लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग सा। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे फोकस, बातें नहीं। द अमेंडमेंट रूल्स प्रोवाइड दैट व्हेन एन इंडिविजुअल होल्ड्स any right or entitlement directly in the reporting company, the said individual shall not be considered as SBO। क्लियर जी? अगर एक बंदा खुद सारे राइट एंड इंटाइटलमेंट डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, तो वो एसबीओ कभी भी नहीं बनेगा। क्या होना जरूरी है? इनडायरेक्ट होना जरूरी है। An individual will be considered to hold the right or entitlement directly in the reporting company if he satisfy any of the following criteria। any का मतलब इनमें से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी अगर आपने सेटिस्फाई कर लिया, तो आपको क्या मान लेंगे? आपकी होल्डिंग क्या है? डायरेक्ट है। आपकी होल्डिंग क्या है? डायरेक्ट है, और आप कभी भी एसबीओ नहीं बनोगे। पहला पॉइंट, द शेयर्स इन द रिपोर्टिंग कंपनी रिप्रेजेंटिंग सच राइट और इंटाइटलमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ सच इंडिविजुअल। जिस शेयर्स की बात कर रहे हैं वो किसके नाम पे है? उसी इंडिविजुअल के नाम पे है, और राइट्स भी किसको मिल रहे हैं? उसी को मिल रहे हैं। वो क्या हो गई? डायरेक्ट होल्डिंग। ये तो बेसिक बात थी। अब दूसरा पॉइंट आ गया, द इंडिविजुअल होल्ड्स और एक्वायर्स अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी अंडर सेक्शन 89 2 and has made a declaration in this regard to the reporting company। मतलब क्या कहना चाह रहा है पॉइंट? है इसको डायरेक्ट बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे? मेरे पास 2% की इनडायरेक्ट होल्डिंग। ठीक है, मेरे पास क्या है? 2%। मतलब ये मान लो रजिस्टर्ड ओनर कौन है? खुशबू। बेनिफिशियल ओनर कौन है? सार्थक। सार्थक के पास, इनके पास 2% की होल्डिंग है, जिसके बेनिफिट किसको जा रहे हैं? सार्थक को। ये कौन हो गए? रजिस्टर्ड। वो कौन हो गया? बेनिफिशियल।
सेक्शन 89 क्या बोलता है? डिक्लेरेशन देनी है। ये कौन से फॉर्म में देंगे? ये किस में देंगे? MGD5। सार्थक ने MGD5 में बता दिया कि मैं क्या हूँ? बेनिफिशियल ओनर हूँ। सार्थक ने क्या बता दिया 89(2) में? बेनिफिशियल ओनर। इस होल्डिंग को अब डायरेक्ट मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? हमारा इंटेंशन क्या है यहाँ पे? हमारा इंटेंशन क्या है कि हमें पता लग जाए जी कि कौन बंदा पीछे छुप के बैठा है। अगर वो बंदा खुद आके बता ही गया कि मैं ही हूँ जी इसका इनडायरेक्ट ओनर, अब कुछ छुपने वाली बात रह गई? जब कोई छुपने वाली बात ही नहीं रही तो सेक्शन का इंटेंशन पूरा हो गया या नहीं हो गया? जब इंटेंशन पूरा हो गया, डिस्क्लोजर आ ही गया है, उसको क्या मान लो? डायरेक्ट मान लो। उसको क्या मान लो? डायरेक्ट मान लो। लेकिन लेकिन एक बात यहाँ पे खाली लिखा हुआ है बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट। थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट करने के लिए हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर इनडायरेक्ट होल्डिंग 10% से ज्यादा है, इनडायरेक्ट होल्डिंग कितने से है? 10% से ज्यादा है, तो फिर एसबीओ में फिर भी डिक्लेरेशन पड़ेगी। फॉर अ सेफ साइड आपको, अगर आपका इनडायरेक्ट, अगर सार्थक की इनडायरेक्ट होल्डिंग है 10% से ज्यादा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, कौन सा है? सिग्निफिकेंट है। इन्होंने 89 के अंदर डिक्लेरेशन दे दी, सार्थक ने MGD5 दे दिया, तो ये सेक्शन क्या, ये रूल क्या बोलता है? इनको क्या मान लो? डायरेक्ट मान लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 10% से ज्यादा इनडायरेक्ट होल्डिंग रख रहे हैं ना, फिर इनसे सेक्शन 90 में इनको फिर देनी चाहिए, डबल डिक्लेरेशन इनको देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खाली वर्ड लिखा हुआ है बेनिफिशियल। आप एसबीओ बन जाओगे। देखो, जो अगर मैं इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन करूँ, लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या कहती है? अगर बेनिफिशियल ओनर ने सेक्शन 89 में डिक्लेरेशन दे दी, बेनिफिशियल ओनर सेक्शन 89 में कौन से फॉर्म में डिक्लेरेशन दे रहा था? MGD5 में। डिक्लेरेशन देने के बाद आप उसको क्या मान लो? डायरेक्ट होल्डिंग। क्या मान लो जी? डायरेक्ट होल्डिंग। मतलब अब इनकी कोई इनडायरेक्ट होल्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंपनी को बता चुके हैं, और सेक्शन की इंटेंशन ही क्या थी? बताना। जब बता दिया, बात खत्म। ठीक है जी, इनको क्या मान लेंगे? डायरेक्ट। अब क्या ये एसबीओ में फिर से बताएंगे? अब जब डायरेक्ट होल्डिंग ही है तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने 89 में पूरी नहीं बताई अपनी इनडायरेक्ट होल्डिंग, कितनी नहीं बताई? पूरी नहीं बताई, कुछ आधी बता दी। इनके पास मान लो 10% थी, इन्होंने 5% तो वहां पे रिपोर्ट कर दी। कितनी रिपोर्ट कर दी? 5। तो उस 5 को क्या मान लेंगे हम? डायरेक्ट। लेकिन 5 इनडायरेक्ट अब भी बच गई ना, फिर आपको एसबीओ में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप 89 में डिक्लेरेशन दे चुके हो, हमारा मोटिव ही था डिक्लेरेशन लेना, तो आपकी होल्डिंग को हम क्या मान लेंगे? डायरेक्ट मान लेंगे। और जब खाली डायरेक्ट होल्डिंग है, आपके ऊपर एसबीओ नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ। देखो, सुनो सुनो, 5% की दे दी, 5% बचा हुआ है, तो इनडायरेक्ट कितनी है? डायरेक्ट कितनी है? इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट 10 से ज्यादा हो गई ना, या 10 हो गई? एसबीओ में फिर से डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अगर आपने 89 में कुछ छुपा लिया है, तो फिर आपको एसबीओ में देनी पड़ेगी। और एसबीओ में कब देता है? 10% से ज्यादा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग। Indirect shareholding is when a shareholder is a body corporate, HUF, partnership, trust, pooled investment vehicle. Indirect shareholding होगी कब? जब आपका रजिस्टर्ड ओनर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है, HUF है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट vehicle। मतलब कौन नहीं लिखा इसके अंदर? इंडिविजुअल के साथ में कौन हो सकता है? पर्सन हो सकता है। अब किसकी बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं इस आरोपी, किसकी बात कर रहे हैं ये? इस आरोपी। जो रजिस्टर्ड ओनर होने वाला है कंपनी के अंदर, वो कौन होने वाला है? क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? बॉडी कॉर्पोरेट। खाली तो नहीं लिखना चाहिए, फुल फॉर्म में लिख देनी चाहिए इसकी। बाद में क्या है? HUF। HUF के बाद क्या है? पार्टनरशिप। इसके बाद क्या है? ट्रस्ट। इसके बाद कौन है? इन्वेस्टमेंट, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सब की बात हो रही है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट। अरे हो सकता है इंडिविजुअल, अगर रजिस्टर्ड ओनर इंडिविजुअल ही हो गया ना, इंडिविजुअल के ऊपर इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, ये समझ नहीं आती जी कहानी। इनके ऊपर समझ आती है। कैसे समझ आती है? देखो, बॉडी कॉर्पोरेट, रिपोर्टिंग कंपनी में शेयर होल्डर है कंपनी, हो सकती है कंपनी की कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड करती है, कोई दिक्कत? इस कंपनी के अंदर मिस्टर ए 60% होल्ड कर रहे हैं। कितना होल्ड कर रहे हैं? 60%। मिस्टर ए किस में होल्ड कर रहे हैं? इसमें। ये कंपनी किस में होल्ड कर रही है? इसमें। रजिस्टर्ड ओनर कौन है? ये कंपनी।
लेकिन ये कंपनी सारे डिसीजन किसके हिसाब से लेगी? मिस्टर ए क्या बन गया? बेनिफिशियल ओनर। अगर ये वाली होल्डिंग 11% है, इसको मैं क्या बोल दूंगा? एसबीयू। इसको मैं क्या बोल दूंगा? एसबीयू। और इस ये जो मैंने 60% लिखा है, क्या यहाँ पे 40 लिख दूं? नहीं लिखूं ना, क्यों ना लिखूं? कंट्रोल नहीं रहा ना मिस्टर ए के पास यहाँ का, मिस्टर ए के पास यहाँ कंट्रोल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने 60 लिखा है। ये जो डेफिनेशन है ना, कहाँ लिखी हुई है? वो ऊपर जो लिखा हुआ था ना, मेजोरिटी स्टेक, वो इसकी डेफिनेशन है। वो किसकी डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है कि कितना होना चाहिए। समझ आया? मिस्टर ए किसमें होल्ड कर रहा है? एक कंपनी में। वो कंपनी दूसरी कंपनी में होल्ड कर रही है। ये क्या बन सकता है? इनडायरेक्ट होल्डिंग आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कंपनी आ गई है और कंपनी को कंट्रोल करने वाला कोई और है। तो ये क्या बन जाएगा? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। लेकिन ये मैंने यहाँ पे 60 क्यों लिखी है? क्योंकि मेजोरिटी स्टेक की डेफिनेशन ऐसे ही लिखी है। अब पढ़ लेते हैं मेजोरिटी स्टेक। अब इस कंपनी की जगह क्या हो सकता है? पार्टनरशिप भी हो सकती है। इस कंपनी की जगह क्या हो सकता है? ट्रस्ट भी हो सकता है। इस कंपनी की जगह क्या हो सकता है? पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी हो सकती है। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप है और मैं उसका पार्टनर हूँ, क्या मैं उस पार्टनरशिप को कंट्रोल करूंगा? नहीं करूंगा। मैं क्या बन जाऊंगा? एसबीयू। अगर मैं, ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने शेयर खरीदे हुए यहाँ के, मैं उस ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। मैं क्या हूँ? ट्रस्टी। तो कंट्रोल कौन करेगा? मैं कंट्रोल करूंगा। अब ये सब चीजें ना लिखी हुई है रूल्स में, लेकिन आपकी बुक में ये सब चीजें मेंशन नहीं। कि अगर ट्रस्ट होगा तो कौन एसबीओ बनेगा? पार्टनरशिप फर्म होगी तो कौन एसबीओ बनेगा? मैंने आपको आइडिया दे दिया है। पार्टनरशिप फर्म होगी तो कौन एसबीओ बनेगा? पार्टनर। अगर कंपनी है तो कौन बनेगा? जिसके पास 50% से ज्यादा है, मेजोरिटी स्टेक है। अगर ट्रस्ट है तो कौन बनेगा? इसके ऊपर जो ट्रस्टी बैठा है वो क्या बनेगा? एसबीओ। लेकिन बनेगा हमेशा इंडिविजुअली। तो ये सारे जो मैं ऊपर बता रहा हूँ, क्या ये इंडिविजुअल है या नहीं है? क्या कंपनी के ऊपर एक और कंपनी नहीं हो सकती? क्या इस कंपनी के ऊपर एक कंपनी और नहीं हो सकती? उस कंपनी के ऊपर एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता? एट द एंड पकड़ोगे किसको आप? इंडिविजुअल को ही पकड़ोगे, क्योंकि एसबीओ की डेफिनेशन में पहला वर्ड ही क्या है? इंडिविजुअल। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्या है इतना ज्यादा। ठीक है, तो आप ऊपर से मेजर अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि ये कौन होने चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट, एचयूएफ, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, और इनके ऊपर एक बंदा बैठा है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। अब वो बैठा हुआ बंदा इंडिविजुअली होना चाहिए। जब तक इंडिविजुअल नहीं आएगा, चेन आगे बढ़ती जाएगी। हम पकड़ेंगे किसको? इंडिविजुअल को पकड़ेंगे। ठीक है जी। अब इंडिविजुअल होगा कौन? जिसके पास क्या है? मेजोरिटी स्टेक है। जिसके पास क्या है? मेजोरिटी। अगर इस इंडिविजुअल के पास हो नहीं सकता 1% शेयर है, क्या ये बेचारा एसबीओ बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। इसके पास क्या होना चाहिए? मेजोरिटी स्टेक होना चाहिए। वो मेजोरिटी स्टेक यहाँ पे डिफाइन किया गया। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? तो समझ आया कहानी इंडिविजुअल से शुरू हुई है। इस इंडिविजुअल के पास एट द एंड होना क्या चाहिए? 10% शेयर्स, वोटिंग राइट, डिविडेंड, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल। इनडायरेक्ट होना जरूरी है। इनडायरेक्ट होगा ही कहाँ पे? जब बीच में ये लोग आ जाएंगे। बीच में कौन आ जाएंगे? ये लोग आ जाएंगे। इनके ऊपर वाले इंडिविजुअल को पकड़ो और उसको क्या बना दो? एसबीओ। लेकिन इस इंडिविजुअल पे क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी स्टेक होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कुछ घूम रही है चीजें, सही चल रही है अभी तक? ठीक है, देखो अभी क्या हो रही है, घूमने लग गई, खुशबू घूमने लग गई। आप एक बार घर पे जाके फिर रिवाइज करेंगे तो आपको शायद पकड़ बन जाए, वरना वीडियो देखते रहना 2-3 बार। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं जी मेजोरिटी स्टेक। वापस पीछे आ जाओ। द अमेंडमेंट रूल्स इंसर्टेड अ न्यू टर्म मेजोरिटी स्टेक व्हिच मींस होल्डिंग मोर देन वन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इन द बॉडी कॉर्पोरेट। मेजोरिटी स्टेक है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट में आपके पास क्या है? वन हाफ से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल है, या फिर वन हाफ से ज्यादा क्या आपके पास? वोटिंग पावर है, या हैविंग द राइट टू रिसीव और पार्टिसिपेट मोर देन वन हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड, या 50% से ज्यादा क्या रिसीव कर रहे हो आप? डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, तो आपके पास क्या आ गई? मेजोरिटी स्टेक आ गई। क्या ये क्राइटेरिया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का है? नहीं जी, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के 10% था। यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक की बात कर रहे हैं। इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर जो इंडिविजुअल है वो एसबीओ कब बनेगा? जब उसके पास क्या आएगा? मेजोरिटी स्टेक। और मेजोरिटी का मतलब क्या है? 50% ऑफ द कैपिटल, 50% ऑफ द वोटिंग राइट, 50 से ज्यादा, या फिर 50% डिविडेंड से ज्यादा। ठीक है जी, पूछ ही लो, बिल्कुल पूछ लो। हाँ जी, देखो यार, यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल लिख दूं, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? इंडिविजुअल लिख दूं। अब एक इंडिविजुअल की शेयर होल्डिंग डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इसको पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है। आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं, अब ये ढूंढना कि आपके पीछे भी कोई है या नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन कंपनी है, वहां पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने वो सारी चीजें लिखी। इंडिविजुअल के पीछे ढूंढना कैसे पॉसिबल होगा? आपके ऊपर कोई कंट्रोलिंग है? आप बोल सकते हो मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है?
अगर माइनर हो तो बोल दोगे गार्डियन है, लेकिन मेजर हो गए तो कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसलिए वहां पे जब मैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट हम समझाते हैं ना, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं कि आर ओ बी ओ, लेकिन वहां पे भी चलता कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि वहां पे वर्ड क्या आया हुआ है, पर्सन। वहां पे वर्ड क्या आया हुआ है, पर्सन। ठीक है जी। तो एसबीओ के लिए इंडिविजुअल है ही नहीं। इंडिविजुअल कहाँ है, सबसे ऊपर है। बीच में कौन आएगा, ये इनडायरेक्ट होल्डिंग आएगी। हाँ, आप हमने डाला है ना उस एग्जांपल के अंदर, हमने उसमें डाल दिया कि आप हो, लेकिन वैसा नहीं होगा। इनडायरेक्ट होल्डिंग कब आएगी, तभी आएगी। इंडिविजुअल की हम क्या मान लेंगे, डायरेक्ट होल्डिंग। ठीक है जी। आ जाते हैं वापस। मेजोरिटी स्टेक हो गया। मेजोरिटी स्टेक में कुछ नहीं है, 50% से ज्यादा शेयर, 50% से ज्यादा वोटिंग राइट, या फिर 50% से ज्यादा डिविडेंड। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आ जाओ आप, बीच वाला छोड़ के, पेज नंबर 7.18, डिक्लेरेशन बाय द एसबीओ। हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं मॉड्यूल की, लेकिन मॉड्यूल में थोड़ा सीक्वेंस में नहीं है, तो इसलिए हम बीच में से उठा रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं डिक्लेरेशन बाय एसबीओ। अब हमने एसबीओ को पकड़ा, या एसबीओ जैसे जो बंदा बना, उसको क्या डिक्लेरेशन देनी है, नहीं देनी है, बिल्कुल देनी है। एज रिगार्ड डिक्लेरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप अंडर सेक्शन 90, rule 3 of SBO rule state that every individual who is a SBO in a reporting company as on the date of commencement of the amendment rule कब आ गए हैं, 2019 में आ गए हैं, is required to file a declaration in form number BAN1। तो SBO किस में फाइल करेगा डिक्लेरेशन, BAN1 के अंदर, with the reporting company within 90 days from such commencement। कब से 90 days, कहां से, जिस दिन, पढ़ो एक बार पढ़ो, पेज नंबर 7.18 पे, डिक्लेरेशन बाय एसबीओ अंडर सेक्शन 90 का पहला पॉइंट, एवरी इंडिविजुअल। जैसे ही आप एसबीओ बन गए, आप क्या करोगे, डिक्लेरेशन दोगे। कब देनी है, 90 दिन कहां से है ये, जिस दिन ये रूल्स अमेंड हुए हैं। 2019 में डेट दी हुई है, 8/2/2019 को ये रूल्स आए। जैसे ही रूल्स आए, इसके 90 दिन के अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी है बैन के अंदर कि मैं क्या हूं जी, बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। कौन सा ओनर हूं मैं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। क्या इससे पहले जब रूल्स आए होंगे 2018 के अंदर, उसमें इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं ली होगी, बिल्कुल ली होगी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2018 में तो दी थी, 2019 में फिर से दो जी। कितने दिन में दो, 90 दिन के अंदर। अब इसकी कोई रेलिवेंस है, आज की डेट में कोई रेलिवेंस नहीं है। जिस दिन रूल्स आए थे, रूल से 90 दिन में बैन 1 आपको फाइल करना था। लेकिन क्या सारे बेनिफिशियल ओनर पहले ही थे, आज की डेट में कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं बनेगा, बनेगा तो क्या वो डिक्लेरेशन नहीं देगा, उसके लिए अलग टाइम है। उसके लिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रूल 4 the reporting company shall be required to file a declaration in form number BAN2 with the registrar in respect of such declaration within 30 days of the receipt of the SBO। ये क्या कह रहा है, कंपनी को कौन सा फॉर्म फाइल करना है, BAN2। एसबीओ कौन सा देना था, BAN1। कंपनी कौन सा दे रही है, BAN2। कितने दिन के अंदर, 30 दिन। जिस दिन वो आया है उससे BAN1, उसके 30 डेज के। ठीक है जी। रूल्स आए कब, 2019 में। चलो इस रूल्स वाले को छोड़ भी देते हैं, रेलिवेंस नहीं है। रूल्स 2019 में आ गए थे, उसके 90 दिन में लोगों ने फाइल कर दिया था। कौन सा फॉर्म, BAN1। और जैसे ही कंपनी के पास BAN1 आया, कंपनी क्या फाइल करेगी, BAN2। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। एनी इंडिविजुअल हु सब्सिक्वेंटली बिकम, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, any individual who subsequently becomes a SBO in the reporting company or whose SBO undergoes any change। अगर आप SBO बने हो या आपके SBO में कोई चेंजेस हुए हैं, आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी है। फॉर्म कौन सा रहेगा, BAN1 ही रहेगा। कितने दिन के अंदर, 30 डेज। तो बेनिफिशियल ओनर और SBO दोनों में टाइम क्या है, 30 डेज। फॉर्म बदल गए हैं, BAN1 BAN2। BAN1 में SBO देगा, BAN2 में कंपनी ROC को देगी। अब आती है जी एक्सप्लेनेशन एक और, इसकी भी अब कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन जब बुक में लिखी हुई है पढ़ेंगे। इफ एन इंडिविजुअल बिकम्स एसबीओ इन द रिपोर्टिंग कंपनी और इफ इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप अंडरगोज एनी चेंज विद इन 90 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द रूल्स। क्या कह रहा है ये, it shall be deemed that such individual became the SBO or any change therein happened on the date of expiry of 90 days from the date of commencement of the said rule and the period of 30 days for filing will be reckoned accordingly। वाओ, देखो मुश्किल नहीं है, मैं ऐसे ड्रामे कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, इजी लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल पढ़ो। अब थोड़ी वीडियो बन रही है, थोड़े ड्रामे भी कर लें, एसबीओ पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा हवा भी तो क्रिएट करना ही है ना, हवाबाजी तो चाहिए चाहिए, इसलिए थोड़ा सा
एसबीओ में ऐसे हवा बना के चलनी पड़ती है। ये सारी चीजें आप पहले दूसरे प्रोविजन में भी पढ़ चुके हो, तो पढ़ो एक बार क्या लिखी हुई है। अलग है तभी तो लिखा है। हाँ तो फिर उसमें वही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि वो एकदम लास्ट में बना है, लास्ट में बना है। बिल्कुल। ये तो बात क्लियर है। नहीं जो पहले के बने हुए हैं उसके लिए 90 डेज, हाँ उसके बाद वाले हाँ, पर इन दोनों को मिक्स कर दिया। हाँ पहले क्या पढ़ा हमने, जिस दिन रूल्स आए, रूल्स कब आए, 8/2/2019 को आए ना। 8/2/2019 को हो सकता है ना लोग क्या हो, एसबीओ। 8/2/2019 से पहले भी तो एसबीओ होंगे लोग। अगर कोई 8/2/2019 पे एसबीओ है, वो कब रिपोर्ट करेगा, विद इन 90 डेज, मतलब जिस दिन रूल आए उससे उसे 90 दिन का टाइम मिला है, उसके अंदर वो रिपोर्टिंग कर दे। चलो एक बार है ना इसको थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। उसके लिए 30 डेज, और जो बीच में बनाओ, बिल्कुल जी आप सब समझ गए, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। अब एसबीओ को, ये कौन है इंडिविजुअल हमारा एसबीओ, ये कौन सा फॉर्म फाइल करेगा, बैन वन। क्या फाइल करेगा ये, टाइम कितना है, हम वो पीछे वाली टाइमिंग नहीं देखेंगे अभी, नॉर्मल टाइमिंग 30 डेज। आपको याद भी क्या रखनी है, ये जैसे कोई एसबीओ बने 30 दिन के अंदर किसको बता दे, कंपनी को। कंपनी किसको बता देगी, ये है रिपोर्टिंग कंपनी सबसे नीचे वाली, ये किसको बता देगी, फॉर्म कौन सा होगा, बेन टू। टाइम क्या होगा, सेम 30 डेज। किसको बता देगी, आरओसी को बता देगी। एट प्रेजेंट बस इतनी ही कहानी है। अगर आप एसबीओ बने हो, 30 दिन में बैन वन में बता दो। आपके एसबीओ में कोई चेंजेस आया है, 30 दिन में बैन वन में बता दो। कंपनी किसको बता देगी, आरओसी की बता देगी। बैन टू टाइम भी है 30। लेकिन अब जो लिखा हुआ है उसको भी समझ लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो रेलिवेंट नहीं, ठीक है जी, लेकिन समझ लेते हैं। तो जिसको समझ आ जाए बढ़िया है, ना आए तो और बढ़िया है, कंफ्यूजन, ठीक है समझने की ट्राई भी मत करना। देखो ये रूल्स कब आए हैं, कब आए हैं, 8/2/19 रूल्स आए हैं जी। अब इससे पहले या इस दिन भी तो कोई एसबी होंगे, उनको कितना टाइम दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई नए रूल्स आते हैं ना तो कम टाइम नहीं देते। वैसे जनरली टाइम कितना है, 30 दिन का। लेकिन अगर यहाँ पे भी 30 दिन देते, लोगों को समझ ही नहीं आए होंगे रूल्स। किसी ने तो 30 दिन में पढ़े भी नहीं होंगे। 8/2/19 को रूल आए, क्या रूल आते पढ़ लोगे आप, रुको तो सही। 8/2/2019 को रूल्स आए, लोग आधे को तो पता भी नहीं रूल्स आ गए, जिनको पता है उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। भाई हम जैसे प्रोफेशनल्स पढ़ेंगे, सीनियर्स पढ़ेंगे, वो लोगों को बताएंगे कि भाई ये काम करना है। उसके लिए कितना टाइम दे दिया आपको, 90 दिन फॉर्म फाइल करने के लिए, ठीक है जी। रूल्स आ गए, ये 90 दिन का टाइम निकल गया। इसके बाद में यहाँ पे कोई भी एसबीओ बना या कोई भी चेंज आया, कितना टाइम है, 30 दिन। अब आप 30 दिन में बताओगे, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है, ये एट प्रेजेंट है, ये कहाँ पे है, एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में ये सिचुएशन है। अब कोई भी अगर बना तो 30 दिन में बता देगा। क्या कोई यहाँ पे नहीं बन सकता एसबीओ, बन सकता है ना। रूल्स आए, 90 दिन अभी खत्म हुए, बीच में कोई एसबीओ बन गया या कोई चेंजेस आ गए, अब वो कब बताए, नहीं वो कब बताए, ये 90 दिन पूरे हो ना, यहाँ से 30 दिन, हाँ 90 दिन पूरे होने के बाद 30 दिन के अंदर वो क्या बताए कि मैं एसबीओ बन गया हूँ। कब बनाऊं, रूल्स आने के तो बाद बनाऊं, लेकिन अभी 90 दिन भी नहीं हुए। ये 90 दिन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशनल पीरियड। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जीरो रेलिवेंस। समझ आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं समझ आ रहा है तो और भी बढ़िया, ठीक है जी। तो रूल्स आए 8/2/2019 को, जैसे ही रूल्स आए 90 दिन के अंदर बताना है। अब एट प्रेजेंट 90 दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हम 2024 में आ गए हैं। आपको 30 दिन में रिपोर्टिंग करनी है। कितने दिन में, 30 दिन में। बैन वन के अंदर चेंजेस आए, नए बनो, 30 दिन में बैन वन कंपनी, बैन टू अगले 30 दिन के अंदर, जब उसके बाद नोटिस। लेकिन इस पीरियड के बीच में अगर कोई बन गया है तो भाई इस 90 दिन के मजे उठाओ आप, और जब ये 90 दिन पूरे हो जाए वहां से 30 दिन के अंदर बता दो, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। नॉन एप्लीकेबिलिटी अभी नहीं पढ़ेंगे हम, अभी हम पीछे आएंगे वापस, पिछले पेज पे आ जाएंगे। इससे ओनस ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी टू आइडेंटिफाई अ एसबीओ and cause him
to make declaration. Onus on the reporting company to identify a SBO and cause him to make declaration. बहुत बड़ी बात लिख दी है यहाँ पे, क्या बोल दिया है? ओनस का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन किसके ऊपर है? रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी कौन सी? जो रिपोर्टिंग करती है, जो बेंच टू फाइल कर रही है, वही क्या रिपोर्टिंग कंपनी है। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो आइडेंटिफाई करे। किसको आइडेंटिफाई करे? एसबीओ। मतलब ढूंढे कि हमारी कंपनी में कोई एसबीओ है या नहीं है। देखो एसबीओ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैन 1 में फाइल करे, पर एसबीओ तो हरामी आदमी है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो क्यों रिपोर्ट करेगा? अगर रिपोर्ट ही करना होता तो वो खुद ही खरीद लेता, वो इनडायरेक्टली खरीदेगा ही क्यों? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? कंपनी के ऊपर। रिपोर्टिंग कंपनी खुद ढूंढे कि हमारी कंपनी में एसबीओ है या नहीं, एंड कॉज हिम टू मेक डिक्लेरेशन, और उससे क्या करवाए? डिक्लेरेशन। अब एक बात सोचो, आप कह रहे थे यहाँ पे इंडिविजुअल हो, भाई इंडिविजुअल में से कैसे खोद के निकालूंगा कि इसके ऊपर कोई है या नहीं है। लेकिन अगर ये सारे लोग हुए ना, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, तो कंपनी ढूंढ सकती है कि हाँ भाई इनके पीछे कोई और छुपा हुआ है, ढूंढ सकती है ना कंपनी। फिर इजी है ढूंढना, इसीलिए ये सेक्शन डाला और इनडायरेक्ट होल्डिंग में इनका नाम लिखा गया। इंडिविजुअल के पीछे खोद के निकालना नॉट पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल कहाँ पे है? कंपनी दिख गई। हमारी कंपनी की शेयर होल्डर लिस्ट के अंदर अगर कंपनी का नाम आ रहा है, अगर पार्टनरशिप का नाम आ रहा है, ट्रस्ट का नाम आ रहा है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का नाम आ रहा है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनसे पूछो कि भाई एसबीओ है क्या आपके ऊपर कोई? अगर आपके ऊपर एसबीओ है तो रिपोर्टिंग करवाओ। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिपोर्टिंग कंपनी। क्या कंपनी के शेयर कंपनी नहीं खरीद सकती? तो अगर कंपनी ने खरीद लिए, मेरी लिस्ट में कंपनी का नाम आ गया, तो भाई मेरे ऊपर ड्यूटी है, मैं ढूंढूं अब कि भाई तेरे ऊपर कौन है। देखो इनडायरेक्ट होल्डिंग में डाला ही नहीं है, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग में नाम ही नहीं डाला है, तो जब नाम ही नहीं डाला है तो हम फिर कैसे डालेंगे उसको? उसे प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा कि इसके ऊपर कोई बैठा है। प्रोविजन नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है तो सेक्शन 89 है। सेक्शन 89 में वर्ड क्या है? एनी पर्सन है, और वहां पे ऐसे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, तो वहां पे वो फंस जाएगा, वहां पे उसे रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं एक बारी ओनर्स। द ड्यूटी, यार उसके लिए तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। इनडायरेक्ट बेनिफिशियल ओनर के लिए हम कुछ नहीं बचा रहे, उसे उसे नहीं मिल रहा तो उसकी जिम्मेदारी है। हम तो बस खाली उसे ढूंढने का काम कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को पता लग जाए कि ये बंदा छुप के इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। इसलिए ये प्रोविजन है। उसको प्रोटेक्शन देनी होती है, उसको थोड़ी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ वो बंदा ही हरामी है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो मैं उसको प्रोटेक्शन क्यों दूंगा? मैं तो बस गवर्नमेंट को डिटेल दे रहा हूँ कि ये बंदा क्या है, छुप के बैठा है, इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन खुद नहीं खरीद रहा है, इनडायरेक्टली खरीद रहा है। Onus on the reporting company. The duty is on the reporting company to identify a SBO and cause such SBO to make a declaration in the prescribed form. Reporting company क्या करेगी? SBO ढूंढे और उससे डिक्लेरेशन ले इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रिस्क्राइब फॉर्म मतलब बैन 1 में उससे डिक्लेरेशन ले। As per subsection 5 of section 90, read with amendment rules, every reporting company shall का मतलब करना ही पड़ेगा, give notice in form Ben 4। कौन से के अंदर नोटिस है? Ben 4 के अंदर। to any person, किसको नोटिस है? अब अगर यहाँ इंडिविजुअल लिख देते तो गड़बड़ नहीं हो जाती सारी कहानी? तो लॉ मेकर शाना है भाई, एनी पर्सन लिख दिया, वेदर और नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी, चाहे वो बंदा कंपनी का मेंबर है या नहीं है। मेंबर कौन होता है? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है, चाहे नाम लिखा हो या ना लिखा हो। अगर आपको डाउट हो रहा है ना किसी पे, भेज दो जी नोटिस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करो। कंपनी क्या करे? नोटिस दे। फॉर्मेट कौन सा है? बैन 4 के अंदर किसको नोटिस दे? एनी पर्सन, चाहे वो मेंबर है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई भी है, आप क्या कर दो? नोटिस दे दो। whom the company knows or has reasonable ground to believe, कंपनी को लग रहा है, whom the company knows or has reasonable cause, आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, उसको भी भेज दो। क्या भेज दो? क्या लग रहा है आपको? टू बी अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी, मुझे लग रहा है मेरी कंपनी में सार्थक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, नोटिस भेज दो जी कि भाई डिक्लेरेशन दो, मुझे क्या लग रहा है आप कौन हो? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो। दूसरी बात, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या होगा, वो भी अभी आ गया, और वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत मतलब वैसे खतरनाक नहीं है, नॉन कंप्लाइंस खतरनाक है उसकी। देखना कैसे। हाँ, टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी में खुशबू शेयर होल्डर नहीं है, पर मुझे लगता है खुशबू को ना पता है किसके बारे में, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। मैं खुशबू को भी बैन 4 भेज सकता हूँ। और अनदर पर्सन लाइकली टू हैव सच नॉलेज, मतलब
देखो सबसे पहले क्या लिखा, नोटिस किसको भेजो, आपको लग रहा है ये कौन है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। फिर लिखा टू बी हैविंग नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, या मुझे लगता है खुशबू सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नहीं है, लेकिन खुशबू को पता है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो मैं नोटिस भेज सकता हूँ खुशबू को। फिर लिखा हुआ है और अनदर पर्सन लाइकली टू हैव सच नॉलेज, खुशबू को पता है कि सार्थक को पता है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो भी मैं खुशबू को नोटिस भेज सकता हूँ। समझ आई? सबसे पहले मैं नोटिस किसको भेजूंगा, जो मेरे को लग रहा है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। फिर किसको भेजूंगा, मुझे लगता है इनको पता है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, भेज सकता हूँ। तीसरी बात, मुझे लग रहा है इनको पता है कि किसको पता है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो भी मैं इनको नोटिस भेज सकता हूँ। तो देख रहे हो कितना वाइड हो गया ये बहुत वाइड हो गया। तो नोटिस यार जिसको डाउट हो भेज दो, खत्म करो, अपनी कंप्लाइंस पूरी करो, नोटिस भेज दो बेनफोर्ड के अंदर। और टू हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी at any time during the 3 years immediately preceding the date on which the notice is issued। ऐसी शक्ल लेके मत बैठो, ढंग से बैठो, एक्टिव होके एकदम। हाँ जी, टू हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी at any time during the 3 years immediately preceding the date on which the notice is issued। आप बताओगे क्या कहना चाह रहे हैं? पॉइंट पिछले 3 सालों में नोटिस भेजना है उस दिन से नहीं जी, एक लाइन और पढ़ लो उसके साथ में, and who is not registered as a significant beneficial owner of the company as required under this section। तो किसको नोटिस भेजेंगे? ये तीसरा पॉइंट, पहला समझ आ गया? मेरे को लगता है सार्थक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। अगर सार्थक डिक्लेरेशन दे चुका है तो मैं भेजूंगा इसे? नहीं भेज रहा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जो नहीं रजिस्टर्ड है उसकी बात हो रही है, ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, मैं इनको नोटिस भेज दूंगा। खुशबू को भेज दूंगा, मुझे लगता है खुशबू को पता है बेनिफिशियल ओनर के बारे में, या खुशबू को पता है कि किसको पता है, तो भी खुशबू को भेज दूंगा। और तीसरी बात, पिछले 3 सालों में, आज नोटिस भेज रहा हूँ ना, मुझे लगता है ये बंदा ना, ये पिछले 3 सालों में मेरी कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर था। आज नहीं है, ये पिछले 3 सालों में था, और इसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई थी, तो मैं इनको भी नोटिस भेज सकता हूँ। हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये पिछले 3 सालों में क्या था, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर था ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर, एंड हु इज नॉट रजिस्टर्ड, और इन्होंने खुद को एज अ एसबीओ रजिस्टर भी नहीं कराया था। तो मैं किस किस को नोटिस भेज सकता हूँ? जो मेरे को लग रहा है एसबीओ है, जो मेरे को लग रहा है जिसको नॉलेज है एसबीओ की उसको, या मुझे लग रहा है इसको पता है कि किसको पता है कि एसबीओ कौन है, या फिर मेरे को लग रहा है पिछले 3 सालों में एसबीओ था, मुझे लग रहा है, और इसने खुद को रजिस्टर भी नहीं कराया, तो इन्हें भी नोटिस भेज सकता हूँ। इनके आगे ना लिख लो। आज तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं सुनने में, सर सुना रहे हैं कहानी सी, मजा भी आ रहा है, लेकिन 1 महीने बाद में ये ऐसे मिक्स होंगे ना, समझ नहीं आएंगे क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, ऐसे से घूमोगे, दीवारों में सर मारोगे, कोई नहीं बताएगा। हमारे नंबर है, पर क्या पता क्या हो, हम हो या ना तो सबसे पहला कौन है? मुझे लग रहा है ये एसबीओ है, मुझे लग रहा है इसको पता है कि एसबीओ है, मुझे लग रहा है कि इसको पता है कि किसको पता है कि एसबीओ है। और सब में क्या है, लग रहा है, कंपनी नोज या रीजनेबल कॉज है, या तो मुझे लग रहा है एसबीओ है, या फिर रीजनेबल कॉज है इसे एसबीओ बनाने। नहीं, मुझे आज लग रहा है कि वो पिछले 3 सालों में ना ये एसबीओ हो सकता है, और इसने खुद को रजिस्टर भी नहीं कराई, हो सकता है रीज, तो मैंने आज दे दिया नोटिस। बात ही खत्म थी। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं था, पर मुझे आज लग रहा है कि हाँ ये पिछले 3 सालों में तो नहीं था, नहीं कराया इसने रजिस्टर, लेकिन इसका कुछ ना कुछ होगा। हाँ हाँ, हो सकता है आज भी, ये भी लिख सकते हैं। भेज क्यों रहा हूँ? इसलिए तो भेज रहा हूँ ना कि कुछ खबर मिले वहां से। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अब वो आगे कहानी है ना, आएंगे उस पर भी आएंगे। अभी तो मैंने नोटिस भेजा है किसके अंदर, बेनफोर्ड के अंदर। किसको भेजा है ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ एसबीओ एंड इंस्पेक्शन देयर ओवर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट आ गया, इजी सा। रजिस्टर मेंटेन करना है, क्या करना है जी? रजिस्टर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 93 रूल 5 एवरी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ एसबीओ इन फॉर्म नंबर बेन 3। अब लग रहा है कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, बेन 3 में रजिस्टर मेंटेन करना है। which shall be open for inspection, और इंस्पेक्शन के लिए ओपन भी है, कोई भी आके इंस्पेक्ट करेगा एट रीजनेबल टाइम ऑफ नॉट लेस देन 2 आवर्स ऑन एवरी वर्किंग डे। कितने टाइम के लिए ओपन रखना ही रखना है? कम से कम 2 घंटे के लिए तो हर दिन वर्किंग
बिजनेस आवर्स में वो ओपन होना चाहिए वर्किंग डे पे, एज द बोर्ड में डिसाइड बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। कौन करेगा इंस्पेक्शन? बस मेंबर लिखा हुआ है जी, और कोई इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है। तो भाई अगर रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, मेंबर बन गया, रिलायंस वालों को जाके बोल सकता हूँ कि ये दिखाओ कि आपकी कंपनी में एसबीओ कौन है जिसने डिक्लेरेशन दे दी है। मेरे को देखना है कि जिनके नाम आ रहे हैं वो तो है नहीं, पीछे कंट्रोल तो कोई और कर रहा है, वो मेरे को दिखाओ कि वो बंदे कौन है जो पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं। ये पावर आपके पास आ जाएगी, लेकिन एक शेयर खरीदना हमेशा के लिए। ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी बट नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीस फॉर ईच इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के पैसे भी कितने लेंगे आपसे? मैक्सिमम 50 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कंपनी में चेक करना हो तो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है जी। एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, द कंपनी शेल का मतलब कंपल्जन, where the person failed to give the notice to give the company the information required by the notice within the time specified therein। अगर उस बंदे ने क्या नहीं दी, इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने क्या भेजा था? नोटिस। कौन से फॉर्म में? बैन 4 में। ये जो बीच में मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर है ना, एक तरह से इसको गायब कर दो यहाँ से और इसको लास्ट में पढ़ना। ये सीक्वेंस में चल रहा है, सीक्वेंस वाला ही पढ़ना पहले। बैन 4 में जिसको नोटिस गया है उसने कंपनी को इंफॉर्मेशन नहीं दी। According to Rule 7, notice shall be given in form ban 4 for providing information within 30 days of the notice। Rule 7 के हिसाब से मैक्सिमम टाइम कितना देना है उस बंदे को? 30 दिन। अगर उस बंदे ने 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो कंपनी कहाँ जाएगी? ट्रिब्यूनल के पास में। कहाँ जाएगी? ट्रिब्यूनल के पास में। Where the information given is not satisfactory, इन्फॉर्मेशन दे दी उसने लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अप्लाई टू अ ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, कंपनी को अप्लाई करना है ट्रिब्यूनल के पास कितने दिन में? 15 दिन के अंदर। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जितना नोटिस में लिखा हुआ है, और रूल के हिसाब से कितना लिखा होना चाहिए नोटिस में? 30 दिन। तो 30 दिन एक्सपायर हुए, इंफॉर्मेशन नहीं आई, 30 दिन के 15 दिन के अंदर मैं कहाँ जाऊंगा? ट्रिब्यूनल के पास में। फॉर एन ऑर्डर, मैं ट्रिब्यूनल से क्या बोलूंगा? एक ऑर्डर दे दो जी, डायरेक्टिंग दैट शेयर्स इन अ क्वेश्चन, जिन शेयर्स पे मुझे डाउट है, बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, उनके ऊपर क्या लगा दो आप? रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। अगर उन शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगेगी तो जो रियल ओनर है ना, बेनिफिशियल ओनर, वो क्या होगा? वो फड़फड़ाने लग जाएगा। वो क्या होगा? फड़फड़ाने लग जाएगा, वो खुद सामने आएगा। सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि ये ट्रांसफर नहीं होंगे। सस्पेंशन ऑफ ऑल राइट्स अटैच टू द शेयर, शेयर्स पे जितने राइट्स अटैच है ना, सबको क्या कर दो? सस्पेंड कर दो। कोई डिविडेंड नहीं, कोई वोटिंग राइट नहीं, कुछ भी नहीं। किससे बुलवा सकता है? मतलब मैंने जिसको भी इंफॉर्मेशन दी, अगर वो नहीं दे रहा है इंफॉर्मेशन, मैं ट्रिब्यूनल के पास जाऊंगा, ऑर्डर दे दो। ट्रिब्यूनल जैसे ही ऑर्डर देगा, वो बंदा फड़फड़ाएगा, खुद सामने आ जाएगा। कोई नहीं दे रहा होगा तभी तो जा रहा हूँ ना मैं। जिसको भी मैंने नोटिस भेजा, मैंने कंपनी को नोटिस भेजा, वो नहीं दे रही इंफॉर्मेशन, अब मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना पावर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल फोर्स, किसी को तो फोर्स करेगा ना वो। उसका भी आगे लिखा हुआ है कि क्या होगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सस्पेंशन ऑफ ऑल, वैसे ना सारी चीजें पॉइंट्स में लिखी हुई है तो पॉइंट्स में ज्यादा बेटर है, पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। ऑर्डर में क्या लिखा हुआ होगा? लिखा हुआ रहेगा रेस्ट्रिक्शंस लगेगी। कैसी रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर, सस्पेंशन ऑफ ऑल राइट्स टू रिसीव डिविडेंड और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन, सस्पेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स, एनी अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल और एनी ऑफ द राइट अटैच्ड विद द शेयरिंग। तो वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, डिविडेंड रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ट्रांसफर की रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ये सारी रेस्ट्रिक्शंस ओनली रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है। ठीक है जी। सेक्शन 98 स्टेट दैट ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 7 द ट्रिब्यूनल मे आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज कंसर्न, पार्टीज को एक बार सुना जाएगा जिसको नोटिस गया है। बिल्कुल सुनना भी चाहिए ना, ये क्या है? नेचुरल जस्टिस है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। मेकिंग सच ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग द राइट अटैच विच शेयर, रेस्ट्रिक्शन लगाने से पहले क्या करना है जी? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आप देख रहे हो 60 डेज किसके लिए है? ये 60 डेज किसके लिए हैं? जिस दिन कंपनी ने किसके पास अप्लाई किया था? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल कितने दिन में ऑर्डर देगी? 60 डेज के अंदर ऑर्डर देगी ट्रिब्यूनल। कितने दिन में ऑर्डर देगी? मतलब ट्रिब्यूनल को भी टाइम बाउंड कर दिया है, ट्रिब्यूनल को भी क्या कर दिया है? टाइम बाउंड। इसीलिए कहते हैं सेक्शन बहुत खतरनाक है। आप एनसीएलटी को बोल रहे हो कि 60 डेज में आपको ऑर्डर देना है, इससे ज्यादा टाइम मत लगाना है, क्योंकि केस क्या है? खतरनाक है। तो 60 दिन में कौन ऑर्डर देगा? ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा।
लेकिन ऑर्डर देने से पहले क्या देना है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है हर पार्टी को। क्लियर है जी यहाँ तक? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90 द कंपनी और द पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल may make an application to the tribunal for relaxation or lifting of the restriction placed under section 98 within a period of 1 year from the date of order। जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया तो मैंने बोला बंदे फड़फड़ाने लगेंगे, वो कहाँ जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास में। जो एग्री पार्टी है वो वापस कहाँ जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास में जाएगा। मतलब ट्रिब्यूनल से ऊपर नहीं जा रहे हो आप, उसी ट्रिब्यूनल के पास वापस जा रहे हो और आपके पास टाइम कितना है, 1 साल का। ऑर्डर से 1 साल के अंदर अंदर आप ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ कि हमारे शेयर्स पे आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ करो, हम डिक्लेरेशन देने के लिए तैयार हैं या हम इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं। जो भी है वो कहाँ जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। टाइम कितना है, 1 ईयर। हाँ नहीं, कोई आएगा ही नहीं, उठ के नहीं आएगा, जिसको आना हो तो पहले आ जाता। अब देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं। कंपनी ने भेजा बेनफोर, कंपनी ने क्या भेजा, बेनफोर नोटिस भेजा। किस किस को भेजा है, 3 जनों को भेज सकता है, वो हम पढ़ चुके हैं। बेनफोर गया, बेनफोर में रिप्लाई आ जाना चाहिए 30 दिन में एज पर रूल्स। अगर 30 दिन में रिप्लाई नहीं आ रहा है, कंपनी अगले 15 दिन में कहाँ जाएगी, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल कितने दिन में ऑर्डर दे देगा, 60 डेज में। जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, ट्रिब्यूनल ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई, उसके 1 साल में वो बंदे वापस ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं कि भाई इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दो, हम अपनी गलती मारने के लिए। मतलब ट्रिब्यूनल ने 60 डेज में ऑर्डर नहीं दिया। देखो पहली बात तो ये होती है, जब हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, हमारा जो 3rd मॉड्यूल में चैप्टर्स है इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, वहां पे जब भी किसी अथॉरिटी के लिए टाइम है ना, वो कभी भी हम शेल नहीं पढ़ते, उसको मे पढ़ लेते हैं। 60 डेज में कर देना चाहिए। अब ये नहीं है कि 60 में ही करेगी, 60 डेज में कर देना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से इसको मान लो ये उनको गाइड कर रहे हैं कि 60 दिन में कर दो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 60 दिन में कहीं नहीं जा सकते। लेकिन लिखना तो बहुत बड़ी बात है ना कि 60 दिन में ऑर्डर दो, ये लिखा है, यही बड़ी बात है। देखो ट्रिब्यूनल के ऊपर होती है एनसीएलटी, एपीलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन यहाँ पे एपीलेट की बात नहीं करी है, क्योंकि अगर एपीलेट लिखना होता तो यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है ना, मेक एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या आता है, मेक एन अपील। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, एप्लीकेशन। तो ये अपील नहीं है, ये फिर से एप्लीकेशन नहीं है, और एप्लीकेशन का टाइम 1 साल। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Provided that if no such application has been filed within a period of 1 year from the date of the order, such shares shall be transferred to the authority constituted under subsection 5 of section 125। IPF के अंदर सारे शेयर्स भेज दिए जाएंगे। कितने टाइम में, अगर 1 साल में कोई बंदा उठ के नहीं आया तो सारे शेयर्स कहाँ चले गए, IPF के नाम पे। IPF आपने नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है। आईपीएफ एक अथॉरिटी है जिसमें शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कर देते हैं। कब करते हैं, जब उनका कोई ओनर नहीं होता, जब उनका कोई ओनर नहीं होता। और वहां पे टाइमलाइन लिखी हुई है 7 साल। कितनी लिखी हुई है, अगर कोई बंदा 7 साल तक क्लेम नहीं करता ना शेयर्स पे, तो ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे कब कर दिए, 1 साल में कर दिए, तो बहुत खतरनाक है। हमने जब आईपीएफ पढ़ा था, वहां पे एक पॉइंट छोड़ा था, ये वाला पॉइंट छोड़ा था कि आईपीएफ में एसबीओ के केस में भी शेयर्स चले जाते हैं, तो ये वो केस है। ठीक है जी, अगर 1 साल में कोई बंदा ट्रिब्यूनल के पास नहीं गया कि रेस्ट्रिक्शंस हटा दो, तो सारे शेयर्स कहाँ चले जाएंगे, आईपीएफ। एक लाइन अंडरलाइन करो, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। मतलब जितनी रेस्ट्रिक्शंस ऊपर लगी हुई थी वो सारी हटा देंगे, क्योंकि आईपीएफ किसका है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कभी बोलेगी मेरे को डिविडेंड मत दो, वो कहेगी भाई सब आने दो, सारे राइट ओपन कर दो। जितनी रेस्ट्रिक्शंस आपने उसके ऊपर लगाई थी ना, अब शेयर्स किसके हो गए, आईपीएफ के हो गए। मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ जी, मुझे सारे शेयर एकदम फ्री चाहिए। तो इस पे सब डिविडेंड किसको जाएगा, आईपीएफ को। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब खत्म ही हो गया बस, ज्यादा पढ़ लिए क्या आज हम, कितने बजे शुरू किया था, टाइम देख लेता मैं, 1 घंटा 14 मिनट हुई है खाली, तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। 15 मिनट भी नहीं लगेगी, अब तो बस 2 चीज बची है। पेनल्टी में तो वैसे कुछ पढ़ने का नहीं होता। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसबीओ रूल्स किसके ऊपर नहीं लगे, आप बता दो कोई एक्सेप्शन खुद ही। म्यूचुअल फंड्स, आईपीएफ, आईपीएफ के ऊपर मतलब समझा नहीं, कैसे नहीं लगाओगे। आईपीएफ भी होल्ड कर दिए तो इनडायरेक्ट होल्डिंग होगी, रियल ओनर होनी है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी इससे बाहर है। सबसे पहले लिखा हुआ है आईपीएफ, तुमने पढ़ लिया बेटे नीचे। तो जो शेयर्स कौन होल्ड कर रहा है, अगर आईपीएफ होल्ड कर रहा है तो क्या आईपीएफ के शेयर्स हैं, नहीं, शेयर तो किसी और के है ना, इनडायरेक्ट होल्डिंग आ रही है ना, तो इनडायरेक्ट होल्डिंग आ रही है, लेकिन आईपीएफ के ऊपर ये सब कुछ नहीं लगेगा।
इट्स होल्डिंग, ये पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, सीजी एसजी लोकल अथॉरिटी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एमसीडीज ये सब शेयर होल्ड करके बैठी है, इन पे भी एसबीओ वेसबीओ नहीं लगेगा, खुद को बाहर कर लिया है जी। मतलब कहने का मतलब ये है, रिपोर्टिंग कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी कंट्रोल होली और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी को सीजी एसजी कंट्रोल कर रहे हैं उन कंपनीज के ऊपर भी नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाइक म्यूचुअल फंड, एआईएफ, आरईआईटीज, इन्वेट्स, इन सब के ऊपर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कहाँ से रेगुलेटेड है, सेबी से, और इनका काम ही क्या है, लोगों से पैसा लेके इन्वेस्ट करना। जब इन्वेस्ट करेंगे होल्डिंग किसके नाम पे आने वाली है, इनके नाम पे, बेनिफिट किसको जाने वाले हैं, लोगों को जाने वाले हैं। इनडायरेक्ट होल्डिंग तो आ रही है, लेकिन इनके ऊपर एसबीओ नहीं लगेगा। क्लियर है जी। एक पॉइंट रह गया, पी पॉइंट, इट्स होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी प्रोवाइडेड दैट द डिटेल ऑफ सच होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी शैल बी रिपोर्टेड इन फॉर्म नंबर 2। हाँ जी, अब करो जी कोशिश, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। ये तो हटा रहा हूं मैं, ठीक है, हटा दूं ये। किसी को बढ़िया डायग्राम की फोटो लेनी हो, वीडियो में है ये, तो वहीं से देख लो। बच्चे इच्छुक नहीं है। अब इसके ऊपर जो बना के लाएगा डायग्राम एसबीओ के ऊपर चार्ट फॉर्म में, जिसमें सारी चीजें कवर हो, सारी मतलब जितनी कवर हो सकती है चार्ट के अंदर, और जिसका सबसे बढ़िया होगा, मतलब थोड़ा कंपटीशन भी होना चाहिए, तो जिसका सबसे बढ़िया होगा उसको डेयरी मिल्क सीट मिलेगी जी। ज्यादा कुछ देंगे नहीं दी, इससे ज्यादा कुछ आप सोचो एक एसबीओ पे चार्ट बना दो, फीस रिफंड हो जाएगी, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो खाली एक डेयरी मिल्क सिल्क, लेकिन सबसे बढ़िया होने वाला। क्या चाहिए तुम्हें ट्राई करने के लिए? नहीं, किसी का और का कोई शौक? तो डेयरी मिल्क सिल्क बढ़िया तो है, ट्राई करो, बढ़िया है, तुम्हारे लिए बढ़ेगा, एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी तुम्हें। ठीक है जी। नहीं, राइटिंग चलेगी, मैं एडजस्ट कर लूंगा। राइटिंग से मैं वो नहीं करूंगा, मेजर नहीं करूंगा। राइटिंग के लिए किसको कह रहे हो, जिसकी खुद की इतनी गंदी है, वो राइटिंग से क्या ही जज करेगा। ठीक है, वीडियो तो पब्लिक ही होगी, तो वहीं से देख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल एसबीओ यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हवाबाजी। हाँ जी, ये पॉइंट किसी को समझ आया? हाँ हाँ, समझो समझो। ये इनके ऊपर एसबीओ रूल्स नहीं लग रहे हैं, ये सब फाइलिंग वाइलिंग नहीं करेंगे। बैन 1, बैन 2, बैन 3 कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, वो कैसे एक्सप्लेन करो ना उसको, कैसे? बैन 1 में एसबीओ रिपोर्ट करेगा, बैन 2 में कंपनी आरओसी को करेगी, बैन 3 में रजिस्टर मेंटेन होगा, बैन 4 में कंपनी उनको नोटिस भेजेगी, जिन लोगों के ऊपर डाउट है उनको नोटिस भेजा जाएगा। अब ये कह रही है नॉन एप्लीकेबिलिटी, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले पढ़ ली आईपीएफ, आईपीएफ भी शेयर इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है, नॉन एप्लीकेबल नहीं लगेगा। सीजीएसजी पे भी नहीं लगेगा। कोई कंपनी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, नहीं लगेगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड है, एआईएफ है, इनका काम ही यही है, इनके ऊपर भी नहीं लगेगा। और लास्ट में एक और लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स बाय आरबीआई, अगर आरबीआई के ऊपर भी नहीं लगेगा, आईआरडीए वगैरह इनके ऊपर। हाँ हाँ, जब बैन टू, समझने वाला पॉइंट है, देखो इतना इजी पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ढंग से। जब वर्ड आ गया होल्डिंग, तो एक चीज तो समझ आ गई, क्या रिलेशन आने वाला है, होल्डिंग सब्सिडी, ये रिलेशन तो आने वाला है। ठीक है जी, कोई बोल रहा है कुछ? ठीक है जी, रिलेशन ही होता क्या है, मतलब होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आते कैसे, हमें डेफिनेशन पता है, वो रिपीट नहीं कर रहे। हमारी कंपनी है ये रिपोर्टिंग कंपनी, ये क्या है जी, रिपोर्टिंग कंपनी। हमारे ऊपर कौन है, होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी। ये कौन सी कंपनी है, होल्डिंग, लेकिन इसके वर्ड लिख दिया रिपोर्टिंग कंपनी। होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग कंपनी कौन होती है, जो रजिस्ट्रार को बताती है, वो रिपोर्टिंग कंपनी होती है। यहाँ पे रिपोर्टिंग कंपनी कौन है, होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी। अब देखो, होल्डिंग कंपनी में एक कंपनी है जी, एबी लिमिटेड। नहीं, उल्टा बोल दिया आपने, थोड़ा सा होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी ने फाइल कर दिया तो हो जाएगा। इसके ऊपर है मिस्टर ए। मिस्टर ए यहाँ पे क्या करें, मेजोरिटी स्टेक, मतलब 50 से ज्यादा, मिस्टर ए यहाँ पे होल्ड करते हैं 70% इस कंपनी में।
ये कंपनी इस कंपनी में होल्ड करती है 70% ही ले लेते हैं, ये होल्डिंग सबसे है तो ज्यादा होगी, यहाँ पे 50 से ज्यादा है, 70 ले लेते हैं, ठीक है जी। मिस्टर ए इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल। एक कंपनी ये है, इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी की शेयर होल्डर की लिस्ट में किसका नाम आ रहा होगा, इसका नाम आ रहा होगा। क्या ये मिस्टर ए इस कंपनी में एसबीओ है या नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, क्या मिस्टर ए इस कंपनी में एसबीओ है या नहीं है। एसबीओ होता ही क्या है, इनडायरेक्ट होल्डिंग। होल्ड कौन करके बैठा है, ये वाली कंपनी यहाँ पे होल्ड करके बैठी है 10% से ज्यादा, बिल्कुल। और ये मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, इसमें 70% होल्ड कर रहे हैं, मेजोरिटी है, तो सारा कंट्रोल किसके पास है, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बैन 1 फाइल करा, होल्डिंग कंपनी ने बैन 2 फाइल कर दिया। क्या फाइल कर दिया, किसको फाइल करते हैं, आरओसी। होल्डिंग कंपनी हाँ जी, अरे रुको 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 तो सही है, रुको वही वो था, ये भी क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई, लेकिन इस वाली ने रिपोर्टिंग कंप्लायंस पूरी कर दी। इस वाली ने क्या कर दी, रिपोर्टिंग कंप्लायंस पूरी कर दी। इसने बैन 2 फाइल कर दिया, इसको बैन 2 फाइल करना था, नहीं करना पड़ा। ये बैन 1 किसको देगा, इसको देगा या इसको देगा, एसबीओ मिस्टर ए बैन 1 किसको देगा, इस कंपनी को देगा ना, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट होल्डिंग आ रही है, तो यहाँ पे इसने बैन 1 दे दिया जी इसको। जैसे ही बैन 1 आया 30 दिन में बैन 2 चला गया आरओसी को। अब क्या ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर यहाँ पे भी नहीं है, बिल्कुल है। इनडायरेक्ट होल्डिंग चल रही है ना, चेन बन तो रही है, कंपनी के ऊपर कंपनी, कंपनी के ऊपर कंपनी, फिर इंडिविजुअल। क्या मिस्टर ए यहाँ पे भी एसबीओ है या नहीं है या नहीं है, बिल्कुल है। अब क्या इसको कंप्लाइंस करने की जरूरत है, भाई भाई जो छुपा हुआ बंदा था वो यहाँ पे ही गवर्नमेंट को बता चुका है, और इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है, इसमें कोई छुपने वाली बात है नहीं। अगर ये कंप्लाइंस कर चुकी है, इस कंपनी को कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ये बढ़िया था, ठीक है जी। तो ये क्या हो गई, नॉन एप्लीकेबल। अब आता है जी लास्ट में पेनल्टी। तो पिछला पॉइंट क्या था, मिस्टर ए, उसके नीचे एक कंपनी, उसके नीचे एक होल्डिंग कंपनी, फिर सब्सी, होल्डिंग सब्सी सब्सी। तो अगर एक बीच वाली होल्डिंग ने रिपोर्ट कर दिया तो नीचे वाली सब्सी को करने की जरूरत नहीं। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन, if any person fails to make a declaration as required under subsection 1, he shall be liable to a penalty of 50,000 rupees, and in case of continuing failure, with a further penalty of 1,000 rupees for each day after the first, during which such failure continues, subject to a maximum of 2 लाख रुपए। फिक्स पेनल्टी कितनी है, एक सेकंड, फिक्स 50,000। कंटिन्यूइंग फेलर होगा हर दिन की, कितनी है, 1,000 रुपए, जो मैक्सिमम कितना जाएगी, 2 लाख। ये किसके ऊपर लग रही है, जिसने जिसने कॉल फाइलिंग नहीं करी है, बैन 1 फाइल नहीं की है। हाँ जी, आप बताओ क्या कहते हैं। आपने होल्डिंग कंपनी हाँ, जो बीच वाली है अच्छा, ये वाली, हाँ ये होल्डिंग कंपनी मानी ये इसकी होल्डिंग होल्ड, सब्सिडी देखो ये है होल्डिंग, ये है सब्सी, ये है, होल्डिंग इसको क्या बोलते हैं हम, इसको वो बोलते हैं यार, देखो वर्ड याद नहीं आ रहा, होल्डिंग सब्सी सब्सी, डीम्ड होल्डिंग कंपनी है ये, क्या है जी, डीम्ड होल्डिंग, ये डीम्ड होल्डिंग है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, तो ये तो डीम्ड होल्डिंग है ना। हाँ, तो हमारी कंपनी के हिसाब से ये होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी ने अगर रिपोर्ट कर दिया तो होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो डीम्ड होल्डिंग को होल्डिंग नहीं, ये तो है ही, इनके बीच में तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है ही, लेकिन क्या इनके बीच में रिलेशन नहीं रहेगा, बिल्कुल है, इनके बीच में भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन, होल्डिंग की सब्सिडी, सब्सिडी की सब्सिडी, इनके बीच में तो होल्डिंग सब्सिडी है ही, लेकिन ये भी होल्डिंग, अल्टीमेट होल्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट होल्डिंग। अल्टीमेट होल्डिंग तो है, लेकिन ये भी तो होल्डिंग तो है ही ना, ये भी ऐसा नहीं है कि इसको होल्डिंग ही नहीं बोलेंगे, होल्डिंग ही बोलेंगे। अल्टीमेट की ये सब्सिडी है, सब्सिडी की सब्सिडी है, अल्टीमेट होल्डिंग, हाँ डीम सब्सिडी, तो ये जो लेजिस्लेटिव दोनों कंपनी का हाँ दोनों में बिल्कुल। चलो जी, पेनल्टी बाय रिपोर्टिंग कंपनी, पहले क्या लिखा हुआ है, बाय एसबीओ, एसबीओ के ऊपर ये पेनल्टी लगने वाली है, हमारा रिपोर्टिंग कंपनी। सबसे पहली बात, एसबीओ पे पेनल्टी लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं पेनल्टी, जब बैन 1 फाइल नहीं किया, जब बैन 1 फाइल ही नहीं किया तो एसबीओ मिला हमें, तो पेनल्टी कैसे लगाओगे। क्या पता बैन 4 में नोटिस भेजा, शेयर्स पे रेस्ट्रिक्शन, हाँ उसमें क्या पता वो उठ के आ गया हो, अगर वो उठ के आ गया हो तो भाई पेनल्टी भी लगा देंगे, अगर उठ के नहीं आया तो पेनल्टी भी नहीं लगेगी।
लेकिन शेयर्स इतने बड़े होने वाले हैं कि शायद उठ के आ जाए। फिर आता है जी बाय रिपोर्टिंग कंपनी। इफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर्ड एंड फाइल द इंफॉर्मेशन अंडर सबसेक्शन 4 और रिक्वायर्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप अंडर 4A, 4A मतलब अमेंडमेंट से आया है। 2 के अंदर क्या बोल रहा है, रजिस्टर मेंटेन करना है। 4 के अंदर क्या फाइल करना होगा, बेन 2। और 4A के अंदर क्या है, वो नोटिस देना था बेन 4 में। फेल टू डू सो और डिनाइज एज इंस्पेक्शन, यार इंस्पेक्शन नहीं करने दिए किसी को, द कंपनी शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख। कितने की पेनल्टी, 1 लाख। In case of a continuing failure with a further penalty of 500 for each day after the first, मैक्सिमम कितनी है, 5 लाख। कंटिन्यूइंग वाली मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, 5 लाख। अब जब कंपनी है तो ऑफिसर के ऊपर भी लगेगी, तो एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीस। अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो फर्दर पेनल्टी 200 की, जो कि मैक्सिमम कितना जा सकती है, 1 लाख रुपए तक जा सकती है। It is worth noting that any contravention by company and officer in default of the provision of section 90 and SB rule is compoundable, लेकिन compoundable है, आप जाके खुद माफी मांग सकते हो, पहले पहुंच जाओ नोटिस आने से, इनकी गलती हो गई, इस पेनल्टी को थोड़ा कम करके हम पे लगा दो। Where any person willfully furnishes any false or incorrect information or suppress any material information, जहाँ वर्ड willfully आ गया मतलब जानबूझ के झूठ बोल रहा है या कुछ चीजें छुपा रहा है, तो हम उसके ऊपर 447 भी लगा देंगे। तो मतलब बहुत खतरनाक है बेन 1। बेन 1 में गलत इंफॉर्मेशन दी, या फिर बेन 2 में गलत इंफॉर्मेशन दी कंपनी ने, या फिर जो कंपनी ने नोटिस भेजा उसके रिप्लाई में गलत इंफॉर्मेशन दी आपने जानबूझ के, आपके ऊपर सेक्शन 447 भी लग जाएगा। ये सब तो लगेगा ही लगेगा, साथ में सेक्शन 447 भी लग जाएगा। एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 90 शैल नॉट अप्लाई। खुद एकदम सेफ सुरक्षित बाहर। और एग्जेम्पशन किसको मिलेगी, उसी गवर्नमेंट कंपनी को मिलेगी जिसने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब AOC 4 और MGD 7 फाइल ना की। बिल्कुल, तो हमारा सेक्शन 90 हो गया जी पूरा, इसके साथ हमारा चैप्टर मैनेजमेंट भी पूरा हो गया है। ठीक है जी। 447 है फ्रॉड का, 447 है फ्रॉड का, लिख लो उसके ऊपर 447 किसका है, फ्रॉड का। विलफुल डिफॉल्ट का मतलब ही क्या है, फ्रॉड। अगर आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, जानबूझ के कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो, तो क्या होगा जी, फ्रॉड होगा। रिपीट कर दें एक बारी, रिपीट कर दें पूरा एक बारी, एक बार रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर लेते हैं एक बारी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। स्टार्टिंग से एकदम, स्टार्टिंग में कोई भी एसबीओ बनेगा कौन, इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल को रिपोर्ट करना है बेन 1 के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। कंपनी को बताएगा, कंपनी किसको बताएगी, आरओसी को। आरओसी को किसमें बताएगी, बेन 2 के अंदर। बेन 3 के अंदर क्या मेंटेन करना है, रजिस्टर। रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर की इंस्पेक्शन कर सकता है कौन, मेंबर। फीस कितनी लगेगी, नॉट एक्सीडिंग। बिजनेस आवर्स में वर्किंग डे पे मिनिमम 2 घंटे के लिए ओपन रखना ही रखना है। ठीक है जी, इतना हो गया कहानी। उसके बाद में किसी ने बेन 1 नहीं दिया है तो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद ढूंढे। और खुद कैसे ढूंढे, बेन 4 में नोटिस भेजे। किसको नोटिस भेजे, जिसके ऊपर डाउट है कि एसबीओ है, जिसके ऊपर डाउट है कि इसको पता है कि एसबीओ कौन है, या इसके ऊपर डाउट है कि इसको पता है कि किसको पता है कि एसबीओ कौन है। और तीसरी बात कौन थी, कि पिछले 3 सालों में एसबीओ हो सकता था, इन्होंने किसी ने भी खुद को एज ए एसबीओ रजिस्टर नहीं करा। अब अगर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी तो रूल कहता है 30 दिन में इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन दे दी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी या इन्फॉर्मेशन दी पर अनसेटिस्फैक्ट्री है तो कंपनी कहाँ जाएगी, ट्रिब्यूनल के पास में। ट्रिब्यूनल के पास कितने दिन में जाएगी, नोटिस के टाइम से 15 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। ट्रिब्यूनल के पास कितना टाइम है, 60 डेज का। ऑर्डर देने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी पार्टीज को। जिस दिन एप्लीकेशन चलेगी ट्रिब्यूनल की, वहां से 60 दिन। तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। किसके ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर, कि ये शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, इन शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, इन पे वोटिंग नहीं मिलेगी, या कोई भी राइट जो अटैच है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर आने के बाद इन पार्टीज के पास 1 साल का टाइम है इन रेस्ट्रिक्शंस को हटवाने का, और जाएंगे भी किसके पास ही, ये ट्रिब्यूनल के पास ही जाएंगे कि भाई रेस्ट्रिक्शंस हटा दो। ठीक है जी, ट्रिब्यूनल के पास गए, नहीं गया कोई, अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटी तो क्या होगा, ये शेयर्स आईपीएफ के पास चले जाएंगे। आईपीएफ एक फंड है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, और जब आईपीएफ के पास जाएंगे इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। आईपीएफ को डिविडेंड भी मिलेगा, वोटिंग राइट सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो फंड किसका है, गवर्नमेंट का। इसके बाद में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा इसके बाद में, नॉन एप्लीकेबिलिटी। क्या पढ़ा, नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, आईपीएफ ने होल्ड करे हैं, कोई म्यूचुअल फंड, एआईएफ, या कोई आरबीआई से रेगुलेट हो रहा है, इन सब के ऊपर क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी है। एक था होल्डिंग रिपोर्टिंग। होल्डिंग रिपोर्टिंग क्या, जिसने बेन 2 फाइल कर दिया। जब होल्डिंग रिपोर्टिंग ने फाइल कर दिया तो नीचे को छुपाने वाली बात नहीं रही है, आप फाइल ना करो तो भी काम चल जाएगा, कोई और तो नहीं रह गया नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर।
CGSG सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये होल्ड करते हैं, या कोई कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनके ऊपर भी नहीं लग रहे हैं। लास्ट में हमने पेनल्टी पढ़ ली। SBO के लिए पेनल्टी क्या है, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 50,000 की और पर डे की 1000 जो कि मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकती है। कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगने के बहुत सारे चांसेस है, अगर उसने बैन 2 फाइल नहीं किया, अगर उसने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, अगर उसने इंस्पेक्शन नहीं कराई, या उसने बैन 4 में नोटिस नहीं भेजा, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? फिक्स पेनल्टी है 1 लाख रुपीज की। कंटिन्यूइंग फेलियर के अंदर 500 रुपीज ईच डे, जो कि मैक्सिमम जाएगा 5 लाख तक। ऑफिसर के ऊपर भी लगेगी, जो डिफॉल्ट के अंदर है, पेनल्टी होगी 25,000 रुपए। कंटिन्यूइंग फेलियर है तो हर दिन का 200 रुपए, जो कि मैक्सिमम जाएगी 1 लाख रुपीज तक। ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, ये कंट्रावेंशन कंपाउंडेबल ऑफेंस से बोलेंगे, क्योंकि ऑफेंस क्रिमिनल नेचर के होते हैं। यहाँ पे पेनल्टी वर्ड हुआ है तो ये सिविल नेचर है, इसको आप कंपाउंड करवा सकते हो। सेक्शन के ऊपर पूरी कंप्लीट एग्जाम्पशन है, गवर्नमेंट कंपनी सीधा बाहर है, कोई कंप्लाइंस नहीं करनी है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? जिसने AOC 4 और MGD 7 में डिफॉल्ट ना किया हो। अगर किसी ने जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन बैन 1 में भी हो सकती है, बैन 2 में भी हो सकती है, बैन 4 के रिप्लाई में भी हो सकती है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन है, विलफुली है, मतलब जानबूझ के, तो आपके ऊपर 447 लग जाएगा, जो कि फ्रॉड का सेक्शन है, सेक्शन 90 हुआ खत्म। थैंक यू जी। अगर कोई डाउट हो तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। अगर डाउट हो तो आप दोबारा तिबारा वीडियो देखते रहना, फिर भी अगर कोई डाउट रिजॉल्व ना हो तो पूछ लेना। ठीक है जी।